जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैं सीधे एक वॉर जोन में आ गिरा। 3 गुंडों ने एक लड़की को घेर रखा था। मोटा सा सुनहरे बालों वाला गुंडा उसे घूरते हुए बोला, डरो मत छोटी बहन, बड़ा भाई तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगा। पतला हरे बालों वाला गुंडा हंस पड़ा, हम सब बहुत समझदार लोग हैं। डेमन लॉकहार्ट के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी, जैसे वो किसी ऐसे तमाशे का मजा ले रहा हो जो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। रेन मार्लो दीवार से सिमट गई। उसके पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची थी। उसने अपनी बाजू में छिपा हुआ चाकू निकाल लिया। मैं एक किताब के अंदर ट्रांसमिग्रेट होकर आया था, उस विलन के रूप में जिसे आगे चलकर फीमेल लीड चाकू मारकर मारने वाली थी। तभी मेरे दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी, होस्ट तुम हेल मोड पर शुरू कर रहे हो। मैं कुछ सेकंड के लिए जम गया। ये जगह कौन सी थी? मैं यहाँ क्यों था? हेल मोड मतलब घर लौटने का हर रास्ता बंद। क्या मैं वापस जा भी सकता हूँ? सिस्टम बोला, अगर तुम वापस गए तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस मिटा दी जाएगी, यानी तुम मर जाओगे। पास से कोई मेरा नाम पुकार रहा था, बॉस बॉस। मैंने मुड़कर देखा, वे दोनों गुंडे चापलूसी भरी मुस्कान के साथ मेरे पास आ गए। क्या हुआ बॉस? हम तो बस आपका बदला दिलाने में मदद कर रहे हैं। दूसरा बोला, हाँ, इस लड़की ने पिछली बार आपकी बेइज्जती करने की हिम्मत की थी, आज इसे हमेशा के लिए सबक मिल जाएगा। मैंने भौहें सिकोड़ ली। वो इतनी नाजुक लग रही थी। मेरे दिमाग में बिल्ली जैसी आवाज वाला सिस्टम तुरंत बोला, होस्ट उसके चेहरे पर मत जाओ, मियाओ। ओरिजिनल स्टोरी के अनुसार उसके पास अभी वही डैगर है जो एक दिन तुम्हें कब्र तक पहुंचाएगा। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैं उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे सकता था। अगर ये चलता रहा तो मेरा करप्शन मीटर वहीं 100 के पार चला जाता। अभी अभी जो हुआ था उसकी यादें मेरे दिमाग में चमक उठी। तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने मोटे सुनहरे बालों वाले गुंडे को लात मारी और अपनी आवाज ठंडी और क्रूर बना ली। सबक तुम्हें 2 निकम्मों को सिखाना चाहिए। दोनों चमचे जड़ हो गए। मैंने कहा था इसे सबक सिखाओ, और तुम लोगों ने क्या किया? आधा घंटा हो गया और इसके कपड़े तक नहीं फटे। इसे तुम सबक कहते हो? अंदर से मेरा दिल रो रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। मोटा गुंडा ठंडे पसीने से भीग गया। आप सही कह रहे हैं बॉस, हम बेकार निकले। अभी मैंने उंगली दिखाकर कहा, दफा हो जाओ, सीधी बात समझ नहीं आती। निकलो यहां से, मेरी नजरों के सामने मत पड़ो। सिस्टम ने लंबी आवाज में कहा, होस्ट अभी जो नाटक तुमने किया उससे रेन तुमसे और ज्यादा नफरत करने लगी है। मियाओ। करप्शन मीटर 2 अभी 88%। मैंने मन ही मन बड़बड़ाया। मैं खुद को स्प्लिट पर्सनैलिटी तक पहुंचा रहा था, फिर भी मीटर बढ़ गया। ये सिस्टम आखिर करप्शन कैसे गिनता है? क्या मुझे उन दोनों गुंडों के साथ मिलकर उसे सताना चाहिए था? सिस्टम ने सबसे चिढ़ाने वाले अंदाज में जवाब दिया, होस्ट चाहे तो कोशिश कर सकते हैं। मियाओ। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलते हैं। मियाओ। मेरा दिमाग खाली हो गया। कुछ करो, ये डेडलॉक तोड़ो। इस बेकार करप्शन मीटर को नीचे लाओ। शायद उसकी किताबें उठा दूं। जो आदमी अभी अपने आदमियों से उसे तंग करवा रहा था, वही अचानक झुककर उसकी किताबें उठाने लगे। ये तो मजाक लग रहा था, लेकिन जिंदा रहने के लिए आज मुझे सब कुछ दांव पर लगाना था। मैं झुककर किताबें उठाने लगा। सिस्टम पागल हो उठा। टारगेट की इमोशंस तेजी से बढ़ रही हैं। डेंजर लेवल बढ़ रहा है। करप्शन मीटर 3 अब 91%। मियाओ। मैंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया। मैंने किताबें उठाई, मन ही मन शिकायत करते हुए कि ये कितनी गंदी हैं। मैंने उन पर लगी धूल झाड़ी और उन्हें उसकी ओर बढ़ाते हुए अपने असली मतलब के उलट कहा, तुम आंखों में चुभती हो। रेन ने आखिर पहली बार मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ वो सपाट शांति थी, जैसे कोई किसी मरी हुई चीज को देख रहा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने इस पर पैर रखा और इसे गंदा किया। अब ये वैसे भी गंदा है तो हिसाब बराबर। वो नीचे झुकी, खुली हुई किताब के कुछ पन्ने पलटे, फिर बिखरी हुई किताबों को एक एक करके उठाया। वो खड़ी हुई, किताबों का ढेर सीने से लगाया और बिना पीछे देखे चली गई। मैं अनायास अपना माथा मलने लगा। उसने इसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी पूरी एक्टिंग मजाक बनकर रह गई। मैं गुस्से और शर्म से चिल्लाया, अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूं। डिंग। टारगेट की हेट्रेड अपने पीक पर पहुंच गई। वो हर तरह की कम्युनिकेशन को रिजेक्ट कर रही है। मियाओ। करप्शन मीटर 4 अभी 95%। बधाई हो होस्ट, तुम फिर से मरने के और करीब पहुंच गए हो। तभी ईथन रीड दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ से बास्केटबॉल छूटकर एक तरफ लुढ़क गया। वो जल्दी से रेन के पास पहुंचा और उसके कंधे पकड़ लिए। उसकी आवाज में चिंता साफ थी। क्या उन्होंने तुम्हें फिर परेशान किया? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? फिर वो मेरी तरफ मुड़ा, रेन को अपने पीछे करते हुए दांत भींचकर बोला, डेमन लॉकहार्ट, फिर तुम? आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी आंखें फैल गईं। बहुत बढ़िया, अब असली मेल लीड आ गया। ईथन की नजर में मैं शायद रंगे हाथों पकड़ा गया, बुली लग रहा था। म्यू। ओरिजिनल मेल लीड ईथन डिटेक्टेड। राइवल स्टोरी लाइन ट्रिगर्ड। काइंडनेस अब ह्यूमिलिएशन का नया रूप बन चुकी है। मैक्स डिवोशन रूट पर स्विच करने की रिकमेंडेशन। म्याओ। मैंने मन ही मन सोचा, मैक्स डिवोशन मतलब मेल लीड के सामने ही फीमेल लीड को छीनने वाला रूट। जो भी हो, जिंदा रहने के लिए आज मैं पूरी तरह ऑल इन जाने वाला था। मैं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। रेन थोड़ी डर गई। मैं अचानक हंस पड़ा। ईथन ने मुट्ठियां भींच लीं।
क्या बात इतनी मजेदार है। मैंने उसे इग्नोर किया और सीधे रेन की ओर बढ़ा। ईथन ने हाथ फैलाकर रास्ता रोका। अब और क्या चाहिए तुम्हें? मैंने उसे धक्का देकर हटाया। वो संभल कर फिर सामने आ गया, तो इस बार मैंने ज्यादा जोर लगाया। वो कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। सिस्टम बोला, होस्ट, मैं देखना चाहता हूं कि प्यार में पागल इंसान दुनिया कैसे बचाता है। मियाओ। मैंने शांत होकर अपनी जैकेट उतार दी। मुझे कपड़े उतारते देख ईथन तुरंत सतर्क हो गया, जैसे मैं हमला करने वाला हूं। लेकिन मैंने बस वो जैकेट हल्के से रेन के कंधों पर डाल दी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, पहन लो, तुम्हारे कपड़े मेरे जूतों से भी ज्यादा आंखों में चुभ रहे हैं। उसकी उंगलियां जैकेट को थोड़ा कसकर पकड़ गईं। ईथन की भौहें सिकुड़ गईं। रेन ने कोई और रिएक्शन नहीं दिया। मैंने मन ही मन सोचा, मैंने हद से ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दी। इतनी सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट कौन झेलेगा? सीधे मुझे चाकू मार दो और कहानी खत्म करो। ईथन ने मुट्ठियां भींची, लेकिन कुछ नहीं बोला। डिंग। होस्ट का बिहेवियर अत्यधिक एरोगेंट माना गया। करप्शन मीटर 2, अभी 93%। मियाओ। मेरे हाथ धीरे धीरे ढीले पड़ गए। कम हो गया, सच में कम हो गया। तो लोगों को इंसल्ट करने से भी करप्शन मीटर घट सकता है? इस फीमेल लीड के दिमाग में आखिर चलता क्या है? ईथन की आंखों में आग जल उठी। डेमन, क्या तुम पागल हो? ये सीधी बेइज्जती है। उसके पूरा बोलने से पहले ही वो आगे बढ़ा। रेन के कंधों से जैकेट खींच ली और उसे फेंकने के लिए हाथ उठाया। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। मैंने ज्यादा जोर नहीं लगाया, फिर भी वो छुड़ा नहीं पाया। वो दांत पीसते हुए मुझे घूरने लगा। मैंने पूरी अकड़ के साथ कहा, वो मेरी है, उसकी चीजें मेरी हैं। छूना हो तो छूऊंगा, फेंकना हो तो फेंकूंगा, तुमसे मतलब नहीं। ईथन का धैर्य टूट गया और उसने मुझ पर मुक्का चला दिया। मैं बगल हट गया और उसे धक्का दिया। वो जाकर दीवार से टकराया। मैंने तिरस्कार से कहा, इतनी पथेटिक चालों से हीरो बनकर लड़की बचाओगे? दफा हो जाओ, मेरी नजर में तुम गंदे हो। ईथन जमीन पर बैठा गुस्से से कांप रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। रेन झुकी, जैकेट उठाई, उस पर लगी धूल झाड़ी, उसे फोल्ड किया और सीने से लगा लिया। उसने मुझे एक लंबी नजर से देखा, कुछ नहीं कहा और मुड़कर चल दी। ईथन जल्दी से उठा और उसके पीछे कुछ कदम चला। रेन, उसे इग्नोर करो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मैं वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। उसने जैकेट रख ली? ये कैसा मूव था? मैं खाली गली को घूरता रह गया। अगली सुबह मैं उसी रास्ते पर उसका इंतजार कर रहा था जहां से वो स्कूल जाती थी। मैं पेड़ से टिककर खड़ा सोच रहा था, अगर मैक्स डिवोशन रूट काम करता है तो मैं इसे पूरी तरह फॉलो करूंगा। कुछ देर बाद मुझे रेन दिखाई दी। मैंने उसकी ओर ब्रेकफास्ट बढ़ाया। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस रहा। वो हिली तक नहीं। मैंने कहा, ले लो, फिर भी उसने हाथ नहीं बढ़ाया। मेरा पेशेंस खत्म हो गया। मैं झल्लाकर बोला, ले लो। मैंने ब्रेकफास्ट उसकी ओर और आगे कर दिया। आसपास के स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगे, वह फिर से रेन को परेशान कर रहा है। हमारे आसपास की कानाफूसी और तेज हो गई। मैं खुद को रोक नहीं पाया और भौहें सिकोड़ ली। रेन ने मुझे एक बार भी नहीं देखा और सीधी आगे बढ़ गई। डिंग। गिफ्ट देना फेल हो गया। मियाओ। करप्शन मीटर 1, अभी 94%। मियाओ। मेरा चेहरा उतर गया। सिर्फ एक रात में मैं फिर वहीं पहुंच गया जहां से शुरू किया था। सिस्टम बोला, होस्ट, लगता है सिर्फ पैसे दिखाने से काम नहीं चलेगा। मियाओ। इस बिल्ली के रोमांस नॉवल डेटाबेस के एनालिसिस के अनुसार यहां सिंसेरिटी की जरूरत है। मियाओ। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, सिंसेरिटी? आखिर सिंसियर माना क्या जाएगा? क्या मैं घुटनों पर बैठकर उससे खाना खाने की भीख मांगूं? भाड़ में जाए। मैं पूरी तरह ऑल इन जा चुका था। मैं मार्केट गया, ग्रोसरीज खरीदी और रेन के लिए होममेड लंच बॉक्स बनाने का फैसला किया। मैंने लंच बॉक्स उसकी ओर बढ़ाया और धीरे से कहा, रेन, ले लो। उसने नहीं लिया। मेरी आवाज अनजाने में थोड़ी सख्त हो गई। ले लो। रेन का हाथ थोड़ा रुका, लेकिन उसने फिर भी लंच बॉक्स नहीं लिया। तभी मेरी नजर उसके बैग में रखे चाकू पर पड़ी। सिस्टम उछल पड़ा। ओहो, चाइल्डहुड ट्रॉमा डैगर आ गया। म्याओ म्याओ म्याओ। फ्रेंडली रिमाइंडर, यही चीज एक दिन तुम्हारे सीने में घुसेगी। म्याओ। मैंने मन ही मन कहा, मिशन जाए भाड़ में, पहले जिंदा रहना जरूरी है। रेन कुछ पल सोचती रही, फिर उसने हाथ बढ़ाकर लंच बॉक्स ले लिया। डिंग। टारगेट ने तुम्हारा जेस्चर एक्सेप्ट किया। म्याओ। एफिनिटी पॉइंट्स दो। म्याओ म्याओ म्याओ। मैं खाली हाथों को घूरता रह गया। वो बस चली गई। क्या लंच बॉक्स लेना हशमनी था या उसे सच में होममेड खाना पसंद आया? सिस्टम ने ताना मारा। औरत का दिल समुद्र की तह में पड़ी सुई जैसा होता है। म्याओ। मैं झुंझलाकर बोला, क्या सिस्टम रास्ता भटक गया है? उसके बाद मैं फिर देर से स्कूल पहुंचा। विलन होना जरूरत से ज्यादा स्ट्रेसफुल था। आसपास के स्टूडेंट्स ऐसे हटते जा रहे थे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो, मेरे लिए रास्ता साफ करते हुए। मैं धीरे धीरे चलता रहा और मन ही मन बड़बड़ाता रहा। ये ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बेइज्जती के साथ सड़क पर घुमाया जा रहा हो। मुझे कहीं शांत जगह चाहिए थी जहां बैठकर अगला कदम सोच सकूं। अचानक हॉलवे से एक तेज आवाज गूंजी, रेन, वहीं रुक जाओ। मेरे कदम रुक गए और मेरी नजरें गहरी हो गईं। मैंने ज्यादा देर नहीं की और आवाज की तरफ मुड़ गया। क्लोई क्विन की आवाज में जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर किया गया मजाक था। ओह, देखो कौन है, हमारी छोटी गूंगी लड़की। उसके होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान फैल गई। सुना है बॉस, फिर तुमसे मिलने आया था, तुम्हारे लिए कुछ लाया भी था।
और वो भी बस इतना सस्ता लंच बॉक्स। क्लोई और उसकी सहेलियां जोर से हंस पड़ी। बॉस अपने कुत्ते को इससे अच्छा बर्तन देता होगा। रेन गुस्से से कांप उठी। एक लड़की आगे बढ़ी और हंसते हुए लंच बॉक्स छीनने की कोशिश करने लगी। चलो देखें अंदर कौन सा खजाना है। रेन ने उसे कसकर पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। क्लोई भड़क उठी। नाशुक्रे, उससे छीन लो। उसके बोल खत्म होने से पहले ही वो अपनी दो सहेलियों के साथ रेन पर झपट पड़ी। रेन लंच बॉक्स को सीने से लगाए कांप रही थी। मैं ये सब सीढ़ियों के मोड़ के पीछे से देख रहा था। मन ही मन खुद को कोस रहा था। भाग जाओ, किसी और को इस झमेले में पड़ने दो, यही प्लान था। लेकिन मेरे पैर पहले ही चल पड़े थे। मैं तेजी से आखिरी सीढ़ियां चढ़ा और चिल्लाया, रुको। क्लोई एक पल के लिए जम गई, फिर चेहरे पर चमकदार मुस्कान ले आई। अरे स्वीट बॉस, आप आ गए। मैंने उसे ठंडी नजर से देखा और मन ही मन कहा, हाँ एक्टिंग करती रहो। क्लोई जल्दी से मेरे पास आ गई। मेरा चेहरा सख्त हो गया। किसने कहा था उसे छूने के लिए? क्लोई का आत्मविश्वास साफ डगमगा गया। मैं तो बस आपका बदला लेने में मदद कर रही थी। ये छोटी चुड़ैल आपको फंसाने की कोशिश कर रही थी, मैंने ठंडे स्वर में कहा। और उसमें तुम्हारा क्या काम? वो मेरी है, अगर मैं चाहूं तो खुद उससे निपटूंगा। तभी सिस्टम की वार्निंग मेरे दिमाग में फट पड़ी। करप्शन मीटर बढ़कर 90% हो गया है। मैं लगभग वहीं टूट गया। मुश्किल से खुद को संभाल पाया। क्या? मैं तो उसे बचा रहा था, परेशान नहीं कर रहा था। क्लोई रोती हुई बोली, बॉस आपका मतलब क्या है? उसी समय वाइस प्रिंसिपल वहां पहुंच गया। उसे देखते ही क्लोई इंस्टिंक्टिवली कुछ कदम पीछे हट गई। वो गुस्से से गर्जा, डेमन लॉकहार्ट, फिर तुम? मेरा चेहरा घबराहट से भर गया। बहुत बढ़िया, इस बार सचमुच रंगे हाथों पकड़ा गया। उसने मेरी ओर उंगली तानी और चिल्लाया, अभी के अभी ऑफिस में चलो। क्लोई और उसकी सहेलियां तुरंत भाग गईं। मेरी नजरें इधर उधर दौड़ने लगीं। घबराहट मेरे अंदर जल रही थी। सब कुछ बर्बाद हो गया था। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मुझे किसी तरह इस हालत को संभालना होगा। मुझे करप्शन मीटर को किसी तरह बचाना था। मैं रेन के पास गया और धीरे से कहा, मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। सिस्टम खुश होकर बोला, डिंग, करप्शन मीटर 2। म्याओ। वाइस प्रिंसिपल मुझे खींच कर ले जा रहा था और मैं अंदर ही अंदर खुशी मना रहा था। आखिरकार मुझे कुछ तो समझ आने लगा था। स्कूल बिल्डिंग के बाहर सस्पेंशन नोटिस हाथ में पकड़े मैं बड़बड़ाया, धत्त तेरे की। जब तक मैं वापस आता बहुत देर हो चुकी होती। रेन का करप्शन मीटर शायद अब 98% तक पहुंच गया होगा। नहीं, मैं यहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। मैक्स डिवोशन रूट के लिए लगातार उसके पास रहना जरूरी था। फैसला करके मैं सीढ़ियों पर बैठ गया, फोन निकाला और एक रियल एस्टेट एजेंट को कॉल किया। मेरे नाम वाली विला बेच दो, कीमत की मुझे परवाह नहीं। बॉस, अगर विला बेच देंगे तो रहेंगे कहां? मैंने चिढ़कर कहा, बेच दो। इतने सवाल क्यों? मैंने फोन काट दिया, फिर दूसरा नंबर मिलाया। मुझे एक रेंटल हाउस चाहिए। एड्रेस है मून रैबिट प्लाजा के पुराने अपार्टमेंट ब्लॉक्स। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स इतना जर्जर था कि दीवारों की उखड़ी हुई पपड़ियां जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। मैं गली के मुहाने पर रुका और खुद को मेंटली तैयार किया। ऑल इन। गली पार करके बिल्डिंग तक पहुंचा। सामान उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम इतना भारी लग रहा था जैसे गीले कंक्रीट में धंस रहा हूं। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, मेरी विला के मुकाबले ये जगह तो नरक है। मैं सच में फिजूल खर्च निकला। मैं रेन के दरवाजे के बाहर खड़ा था। उंगली दरवाजे पर दस्तक देने के लिए उठी, लेकिन मैं हिचक गया। अचानक दरवाजा खुल गया। रेन कूड़े का बैग लेकर बाहर निकली और सीधे मुझसे टकरा गई। हमारी नजरें मिली। एक पल के लिए हवा जैसे जम गई। मैंने इंस्टिंक्टिवली अपने हाथ में पकड़े बॉक्स को और कसकर पकड़ लिया। उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। रेन आगे बढ़ गई और मैं दिमाग में ओपनिंग लाइंस रिहर्स करने लगा। अरे क्या कोइंसिडेंस है? बहुत बेवकूफी। मैं तुम्हारी निगरानी करने आया हूं। बहुत क्रीपी। ये तो सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट की हद थी। मैंने सिर खुजलाया और शर्म से पानी पानी हो गया। सिस्टम बोला, पानी के पास वाली सबसे अच्छी सीट पहले ही ले ली। एग्जीक्यूशन के पूरे मार्क्स। दिस कैट अप्रूव्स। मियाओ। मैं हल्का सा हंसा, लेकिन जैसे ही स्टेटस पैनल देखा हंसी गायब हो गई। करप्शन मीटर 85%। जरा भी नहीं हिला। सिस्टम बोला, लंबा रास्ता है होस्ट। मैंने दांत पीस लिए। 85%। बस 3 पॉइंट कम हुए थे, और वो भी स्कूल वाली घटना की वजह से। घर बेचकर यहां आना और बदले में इतना कम फायदा? क्या घटिया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है? तभी दरवाजा फिर खुला। मिसेस मार्लो हाथ में स्पैचुला लिए आधी बाहर झुकी। रेन, बाहर कौन है? उन्होंने मुझे देखा, एक पल रुकी, फिर मुस्कुरा दी। ओह, तुम नए पड़ोसी हो ना? हेलो हेलो। मैंने उन्हें देखा, लेकिन दिमाग तेजी से घूमने लगा। रेन की माँ। ओरिजिनल स्टोरी में वही रेन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। बीमारी से उनकी मौत ही वो आखिरी धक्का था जिसने रेन को पूरी तरह करप्शन की तरफ धकेल दिया था। मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो मैम। मिसेस मार्लो ने गर्मजोशी से अंदर बुलाया। अकेले शिफ्ट होना बहुत थका देने वाला होता है। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा, है ना? अगर बुरा न मानो तो अंदर आकर हमारे साथ खा लो। मैंने तुरंत मना किया, नहीं मैम, कोई बात नहीं, मैं। सिस्टम बीच में बोला, होस्ट, टारगेट की मदर एक की फिगर हैं, मियाओ। उनकी प्रोटेक्शन 100 ब्रेकफास्ट भेजने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुरंत पलटा, चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, अगर आपको सच में परेशानी नहीं है तो मैं खुशी से आ जाऊंगा। मिसेस मार्लो की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बहुत अच्छा, अंदर आओ। बाहर क्यों खड़े हो?
मैं अंदर कदम रखने ही वाला था कि रेन दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने सपाट आवाज में कहा, मॉम, ये अच्छा इंसान नहीं है। मेरा चेहरा वहीं जम गया। कमाल है, शुरुआत होने से पहले ही पब्लिक में एक्सपोज। मिसेस मार्लो ने भौहें सिकोड़ ली। रेन, ऐसी बात क्यों कह रही हो? ये हमारे नए पड़ोसी हैं, सिस्टम बोला। होस्ट, ये क्लासिक मदर इन लॉ ड्रामा बनने जा रहा है। मियाओ। मैंने मन ही मन सिस्टम को कोसा। मदर इन लॉ गया भाड़ में। मैंने खुद को संभाला और मुस्कुराया। मैम, वो गलत नहीं कह रही। मैं सच में अच्छा इंसान नहीं हूं। मिसेस मार्लो के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दी, लेकिन मैं उसे इग्नोर करके सीधे अंदर चला गया। मेरी नजर मेज पर गई। खाना अभी भी गर्म था। मैंने बेशर्मी भरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, क्या सिर्फ अच्छे लोगों को ही खाना मिलता है? बुरे लोगों को भी भूखा नहीं रहना चाहिए। रेन कुछ पल चुप रही, फिर कुछ नहीं बोली। डिंग। अनरीजनेबल लॉजिक एलिमेंट डिटेक्टेड। कॉग्निटिव कंफ्यूजन अचीव्ड। करप्शन मीटर 1, अभी 84%। मियाओ। मैं अंदर ही अंदर खुशी से हंस पड़ा। सच में कम हो गया तो उस पर यही तरीका काम करता है। मिसेस मार्लो संभली और मुझे बुलाया। वहां खड़े मत रहो, आओ बैठो। मैंने कोई फॉर्मेलिटीज नहीं की। कुर्सी खींची और बैठकर खाना खाने लगा। मिसेस मार्लो भी बैठ गईं और हम तीनों छोटी सी मेज के आसपास शांतिपूर्वक खाना खाने लगे। वो मेरी प्लेट में खाना रखते हुए कैजुअली पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? क्या काम करते हो? मुंह भरा होने के कारण मैंने अस्पष्ट सा कहा, डेमन लॉकहार्ट। कोई जॉब नहीं, बेरोजगार आवारा। मिसेस मार्लो मुस्कुरा दी। कोई जल्दी नहीं है, काम मिल जाएगा। रेन पूरे समय चुप रही। उसने बातचीत में हिस्सा नहीं लिया। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नजर कुछ देर मेरे चेहरे पर टिकी रही, जैसे वो कुछ कंफर्म कर रही हो। मैंने मिसेस मार्लो के सामने रखा खाली बोल उठाया, मैम, मैं साफ कर देता हूं। मैंने स्लीव्स मोड़ी, टैप खोला और सिंक के पास खड़ा होकर बर्तन धोने लगा। पानी मेरी उंगलियों के बीच से बहता हुआ प्लेटों के किनारों पर गिर रहा था। मिसेस मार्लो पास आई और मेरे हाथ से एक प्लेट ले ली। सावधान, मैं मदद कर देती हूँ। मैंने हल्की मुस्कान दी। रात को अपने कमरे में वापस आकर मैं काउच पर लेट गया और सोचने लगा, नहीं, वो चीज एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। मुझे इसकी जड़ तक जाना होगा। मैंने एक कॉल किया। 2 रिंग के बाद सामने से उत्साहित आवाज आई, बॉस। मैं काउच से टिक कर बैठ गया और सपाट स्वर में बोला, बकबक बंद करो, मुझे कुछ पता करवाना है। गहरा भूरा पुराना लकड़ी का निशान जिस पर बादलों जैसा बारीक कार्विंग है। एंटीक डीलर से पूछताछ करो। उधर से तुरंत जवाब आया, समझ गया बॉस, काम हो जाएगा। मैंने बस हूं कहा और फोन काट दिया। अगली सुबह मैं अभी सो ही रहा था कि दरवाजे पर नॉक हुई और मेरी नींद खुल गई। उधर रेन के दरवाजे के बाहर ईथन हॉलवे में लंच बॉक्स पकड़े खड़ा था। उसकी आवाज सामान्य से धीमी थी। रेन, मैं बस तुम्हारी मॉम को देखने आया था और थोड़ा सूप लाया हूं। रेन ने सपाट स्वर में कहा, मॉम सो रही हैं, तुम्हें जाना चाहिए। ईथन थोड़ा झिझका। वो ऐसे ही जाना नहीं चाहता था। उसी समय मैंने झुंझलाते हुए अपना दरवाजा खोल दिया। सुबह सुबह मेरे दरवाजे के बाहर इतना शोर क्यों है? ईथन और रेन दोनों मेरी तरफ मुड़े और एक पल के लिए चौंक गए। मुझे देखते ही ईथन की आवाज ठंडी हो गई। डेमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आधा मजाक करते हुए कहा, मैं यहीं रहता हूँ, नया पड़ोसी हूँ। कोई प्रॉब्लम? ईथन आगे बढ़ा और रेन के सामने खड़ा हो गया। अब कौन सा खेल खेल रहे हो? मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा और आलसी बेशर्मी से बोला, मेरे पास बहुत सारे खेल हैं। फिर मैंने रेन की तरफ देखकर कहा, कल वाला लंच बहुत बेकार था। वो पलक झपक गई। साफ था कि उसने ये उम्मीद नहीं की थी। ईथन की भौहें तन गईं। डेमन, तुम कमीने हो। उसी समय मेरा फोन बजा। मैंने कॉल उठाया। उधर से दबे स्वर में आवाज आई, मिल गया। वो मार्लो फैमिली का क्रेस्ट है, साउथ साइड की कभी मशहूर मार्लो फैमिली, लेकिन बहुत पहले उनका पतन हो गया था। और ये चीज 10 साल पुराने एक मर्डर केस से भी जुड़ी लगती है। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैंने धीरे से कहा, चुप रहो, ये बात किसी को मत बताना। वार्निंग, कोर सीक्रेट एक्सेस्ड, डेथ फ्लैग ट्रिगर्ड। मियाओ। मैं रेन के करीब झुका और धीमी आवाज में कहा, अब मुझे तुम्हारे परिवार का सारा मामला पता चल गया है। ईथन ने तुरंत मुझ पर मुक्का चलाया। मैंने हाथ उठाकर उसे पीछे धकेल दिया। दफा हो जाओ। डर गए कि मैंने सच में कुछ सुन लिया। तभी रेन ने हल्के से मेरी स्लीव पकड़ ली। मैं पूरी तरह जम गया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन साफ, यहां नहीं। सिस्टम तुरंत बोला, मैं जेलसी की स्मेल पूरे कॉन्शियसनेस फील्ड में महसूस कर सकता हूं। फिर भी उसने तुम्हारी स्लीव पकड़ी, ये प्रोग्रेस मानी जाएगी। म्याओ। रेन को मुझे पकड़े देख ईथन ऐसे खड़ा रह गया जैसे जमीन में गड़ गया हो। रेन, तुम। मैंने भौहें सिकोड़ ली। मैंने कहा था, दफा हो जाओ। इतनी भी साफ बात समझ नहीं आई। मैंने रेन का हाथ पकड़ा और उसे हॉलवे के दूसरे छोर की ओर ले गया। ईथन वहीं जड़ बनकर खड़ा रह गया। उसके हाथ से लंच बॉक्स छूटकर फर्श पर धप्प की आवाज के साथ गिर पड़ा। रेन दीवार से टिक कर खड़ी हो गई। मैं एक कदम और करीब गया और शांत आवाज में पूछा, तुम्हें मुझसे क्या कहना था? उसने ऊपर देखा। उसकी नजरें नहीं झुकी। मार्लो फैमिली के मामलों की जांच करना बंद कर दो। मेरी आंखें फैल गईं। सिस्टम बोला, होस्ट, वो खुद तुमसे बाउंड्रीज बनाना शुरू कर रही है। मियाओ। तुमने उसमें खतरे का एहसास पैदा कर दिया है। मियाओ। मेरे होंठों पर हल्की खतरनाक मुस्कान आई। मैंने जानबूझकर लापरवाही से कहा,
और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम्हारे परिवार का वो उलझा हुआ मामला, सच कहूं तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, रेन ने सपाट स्वर में कहा। उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं आधा कदम और आगे झुका। अब है, अगर मेरा मन हुआ तो मैं इसकी पूरी तह तक जाऊंगा, और अगर मन नहीं हुआ तो पूरा मामला उलट पुलट कर दूंगा। ये मेरा फैसला है। तभी ख्लोई दौड़ती हुई आई। मुझे रेन के इतना करीब देखकर वो भड़क उठी। डेमन, तो तुम सच में यहां हो? और तुम छोटी चुड़ैल, फिर से? उसके बोल खत्म होने से पहले ही उसने रेन को धक्का देने की कोशिश की। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। ख्लोई ने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज आंसुओं से कांप रही थी। बॉस, आप उसके लिए मुझे रोक रहे हैं? रेन की नजरें ख्लोई पर टिकी रहीं। मैं दोनों के बीच देखता रहा। सिर जैसे भनभना रहा था। सिस्टम की वार्निंग आई। वार्निंग! टारगेट की कॉग्निटिव मिसजजमेंट। करप्शन मीटर 5, अभी 88%। ख्लोई पूरी तरह बेकाबू हो गई। वो मुझसे लिपटने लगी और रोते हुए चिल्लाई, क्या इसने तुम पर कोई जादू कर दिया है? मैंने उसे छुड़ाने की कोशिश की। मुझसे दूर हटो। वो और जोर से रोने लगी। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। रेन ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप मुड़ी और जाने लगी। मैं उसकी दूर जाती हुई पीठ को देखता रहा। कुछ पल शब्द गले में अटक गए, फिर धीमे से निकल पड़े। मत जाओ। अगली सुबह मैंने स्कूल में रेन को रोका। उसने एक बार मेरी तरफ देखा और आगे बढ़ गई। मैं उसकी जाती हुई आकृति को खाली नजरों से देखता रह गया। जब उसने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया तो मैंने स्ट्रैटेजी बदल दी। मैं हॉलवे में उसका इंतजार करने लगा। उसे कभी ना कभी स्कूल जाना ही होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो अपना पूरा रूटीन ही बदल देगी। भाड़ में जाए, मैं बाहर ही नहीं निकलूंगी। 5 दिन बाद बारिश मूसलाधार हो रही थी। कई दिनों तक हॉलवे में इंतजार करते करते मैं बीमार पड़ गया। मैंने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन खड़ा नहीं रह पाया और फिर गिर पड़ा। मेरा फोन दूर जा गिरा। स्क्रीन अभी भी जल रही थी। हेल्प के लिए कॉल कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाई। रेन मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी थी। वो कुछ पल झिझकी, फिर उसने हाथ उठाकर नॉक किया। कोई जवाब नहीं। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। अंदर आते ही उसने मुझे फर्श पर पड़ा देखा। मेरा चेहरा पीला था और माथा कसकर सिकुड़ा हुआ था। उसने मुझे सहारा देकर काउच पर लिटाया। जैसे ही वो मुड़ी, उसकी नजर फर्श पर पड़े फोन पर गई। स्क्रीन अभी भी ऑन थी। उसने फोन उठाया, देखा और वहीं ठिठक गई। डिंग! टारगेट की इमोशंस तेजी से बढ़ रही हैं। करप्शन मीटर 8, अभी 80%। मियाओ! रेन ने हाथ बढ़ाकर मेरे सिकुड़े हुए माथे को धीरे से सहलाया। मेरा हाथ अनजाने में कस गया। वो रुकी, फिर टॉवल लेकर मेरे माथे का पसीना पोंछने लगी। दोपहर तक मेरी आंख खुली। बुखार उतर चुका था। मैंने काउच का सहारा लेकर धीरे धीरे बैठना शुरू किया। मेरी नजर कॉफी टेबल पर पड़ी। एक कप के नीचे दबा हुआ नोट था। मैंने उसे निकाला और कुछ सेकंड तक देखता रहा। उंगलियां हल्के से कागज पर फिर गईं। वो रेन का नोट था। तभी मुझे अचानक अपना फोन याद आया। मेरा चेहरा बदल गया। मैं घबराकर काउच के कुशन्स टटोलने लगा। आखिर फोन टेबल पर दिखा। मैंने झपट कर उसे उठाया और अनलॉक किया। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा था, माई इडियट रिडेम्पशन प्लान। डिंग! कंग्रेचुलेशंस होस्ट, तुम्हारी प्राइमरी स्कूल लेवल डायरी ने चमत्कार कर दिया। म्याओ! करप्शन मीटर 8, अभी 80%। म्याओ! मैंने चेहरा ढक लिया और सीधा काउच से फिसलकर नीचे बैठ गया। मेरे कान शर्म से लाल हो गए। ये पब्लिक में कपड़े उतार दिए जाने से भी ज्यादा शर्मनाक था। अब मैं उसका सामना कैसे करता? मेरी तो घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। भूख से पेट गुर्राने लगा। उस शाम अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। मैं चौंक कर सीधा बैठ गया। कौन है? मैंने दरवाजा खोला और नीचे देखा। फर्श पर एक लंच बॉक्स रखा था। सिस्टम बोला, प्यार से बनाया गया डिनर, होस्ट। मैं झुककर लंच बॉक्स उठाने लगा। फिर रेन के कसकर बंद दरवाजे की ओर देखा और हल्की झुंझलाहट से बड़बड़ाया, दफा हो जाओ। अंदर जाकर मैंने लंच बॉक्स खोला। सुगंधित भाप का झोंका उठा। मैंने चॉपस्टिक्स उठाई और जल्दी जल्दी खाने लगा। खाते खाते खुद को रोक नहीं पाया। ये तो सच में अच्छा है। उस दिन के बाद हर रोज रेन मेरे दरवाजे के बाहर लंच बॉक्स रख जाती। हर दिन अलग खाना, हमेशा पौष्टिक और तरह तरह का। धीरे धीरे मुझे लगने लगा जैसे मैं कोई बिगड़ा हुआ निकम्मा पालतू जानवर हूं जिसे कोई पाल रहा हो। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। तो फिर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दोबारा क्यों न दूं? पढ़ाई मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। इस शरीर का ओरिजिनल ओनर तो पूरी तरह निकम्मा था। उसके ग्रेड्स बेहद खराब थे, लेकिन मैं वो नहीं था। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने उस जिद के साथ पढ़ाई की थी जिसमें लोग जागे रहने के लिए बाल बांधते हैं और जांघ में सुई चुभोते हैं। मैं एक छोटे से गुमनाम जिले से निकलकर देश की टॉप यूनिवर्सिटी तक पहुंचा था। दिन गुजरते गए। फिर एग्जाम का दिन आ गया। मैं खुद को फिर से एक हाई स्कूल स्टूडेंट के शरीर में पाया। उस बैटलफील्ड में प्रवेश करते हुए जो अनगिनत छात्रों की किस्मत तय करता है। भीड़ में मुझे रेन दिखी। मिसेस मार्लो उसके साथ आई थी। रेन अब भी पहले की तरह दुबली थी। उसने मुझे देखा और एक पल के लिए रुक गई। दूर से हमारी नजरें मिली। 3 दिन बाद एग्जाम खत्म हो गया। मैं काउच पर फैलकर लेट गया और लंबी सांस छोड़ी। आखिरकार खत्म हुआ। सिस्टम ने ठंडा पानी डाल दिया। इतनी जल्दी खुश मत हो, होस्ट। ओरिजिनल स्टोरी लाइन में आज रात तुम्हारी डेथ डेट है। ओरिजिनल स्टोरी में रेन पूरी तरह करप्ट हो जाती है और वही डैगर इस्तेमाल करती है। हालांकि करप्शन मीटर अभी 80% है, इसलिए शायद वो तुम्हें नहीं मारेगी। शायद। म्याओ!
मैं घबराकर सीधा बैठ गया। ये शायद का क्या मतलब है? मैंने कमरे में बेचैनी से इधर उधर देखा, फिर एक पिलो उठाकर दरवाजे के पीछे छिप गया। मेरी निगाह घड़ी पर टिकी रही। 11:59। मैं घबराहट के पसीने में भीग चुका था। जैसे ही सेकंड हैंड 60 पर पहुंची, मेरे भीतर राहत की लहर दौड़ गई। डिंग, डेथ डेट सेफली पास्ट। बधाई हो होस्ट, तुम एक और दिन बच गए। मियाओ। लेकिन करप्शन मीटर वहीं अटक गया था, अब 85%। मैं दीवार से टिक गया और भारी सांसें लेने लगा। यह बढ़ा कब? सिस्टम ने जवाब दिया, एग्जाम रिजल्ट्स आने के तुरंत बाद। उसी समय दरवाजे पर नॉक हुई। मेरी आंखें फैल गईं। हाथ दूर नॉब पर गया, लेकिन मैंने खोला नहीं। पी फोल से देखा, रेन थी। वो यहाँ क्यों आई थी? काम खत्म करने? वो कितनी देर तक वहां खड़ी रहने वाली थी? उसका चेहरा गंभीर था। वो रुक रुक कर बोली, मेरी मॉम, उनकी हालत बहुत खराब है। ये जानकर कि वो मुझे मारने नहीं आई, मैंने राहत की सांस ली और दरवाजा खोल दिया। वो चौखट पर ही खड़ी रही, अंदर नहीं आई। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, लोकल हॉस्पिटल अब कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर ने उन्हें मेरिडियन सिटी ले जाने को कहा है। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। वार्निंग, मेरिडियन सिटी मैप अनलॉक्ड। डेंजर रेटिंग 5 स्टार्स। मार्लो फैमिली एक ऐसा दलदल था जहां आदमखोर मगरमच्छ भरे पड़े थे। मैंने दांत भींच लिए। मैं उस झमेले में क्यों पड़ूं? वो और जोर से रोने लगी। मैंने मन ही मन कहा, अब कोई चॉइस नहीं बची। मैंने सिर खुजलाया और अंदर चला गया। आंसुओं के बीच वो बोली, मुझे पता है तुम्हारे परिवार के पास साधन है। मेडिकल बिल्स चुकाने में पूरी जिंदगी लग जाए, फिर भी मैं चुका दूंगी। मैं अपार्टमेंट में आगे पीछे टहलता रहा, फिर सपाट स्वर में कहा, यहीं इंतजार करो। वो चुपचाप खड़ी रही। मैंने फोन उठाया और काउच पर बैठ गया। कई बार सोचने के बाद मैंने अपने फादर को कॉल किया। फोन बहुत देर तक बजता रहा। मुझे लगा वो उठाएंगे ही नहीं। आखिरी सेकंड में कॉल कनेक्ट हुई। मैंने सपाट आवाज में कहा, मैं हूं, मुझे एक फेवर चाहिए। मेरिडियन सिटी का सबसे अच्छा हॉस्पिटल और सबसे अच्छे स्पेशलिस्ट्स मुझे अभी चाहिए। उधर से भारी आवाज आई, डेमन, बदले में तुम्हारी शर्त? मैं लंबे समय तक चुप रहा। फिर मैंने आंखें खोली और मैंने धीरे धीरे कहा, ग्रेजुएशन के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। मेरिडियन सिटी लौटकर कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। आप मुझे जहां रखना चाहें रख सकते हैं। मन ही मन मैं सोच रहा था, ये तो अपनी पूरी जिंदगी पर साइन करने जैसा है। रेन ने आंसुओं के बीच मेरी तरफ देखा। उसकी भौहें हल्का सा सिकुड़ गईं। उधर फोन पर लंबे समय तक चुप्पी रही। फिर मेरे फादर की भारी आवाज आई, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं ठिठक गया। ये जवाब मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने आगे कहा, मैं बस चाहता हूं कि तुम अच्छी तरह जियो। एक अजीब सी गर्म खुशी मेरे भीतर फैल गई। सिस्टम खुशी से बोला, करप्शन मीटर दो, अभी 83%। मियाओ। फिर उधर से आवाज आई, पेशेंट का नाम? कौन सा हॉस्पिटल? मैंने तुरंत जवाब दिया, यस्मिन मार्लो, 3rd पीपल्स हॉस्पिटल। कॉल कट गई। फोन की काली स्क्रीन में मेरा अपना चेहरा दिख रहा था। रेन राहत से रो पड़ी। आंसू ऐसे गिर रहे थे जैसे मोतियों की टूटी हुई माला। मैं उसके पास गया और धीरे से कहा, सब अरेंज हो गया है। अगली सुबह मेरे फादर ने हमें मेरिडियन सिटी ले जाने के लिए प्राइवेट प्लेन भेजा। मैं और रेन साथ बैठे थे। मैं सीट पर हाथ फेरते हुए सोच रहा था, ये खामोशी जानलेवा है। रेन ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें खिड़की के बाहर की सीनरी पर टिकी रहीं। हम मेरिडियन सिटी के सबसे अच्छे हॉस्पिटल पहुंचे। मेडिकल स्टाफ उसकी मां को व्हीलचेयर पर लेकर रूम की ओर जा रहा था। मैं दीवार से टिक गया और मन ही मन खुद का मजाक उड़ाया। चलता फिरता प्लॉट डिवाइस। मिसेस मार्लो को सर्जरी से पहले इंटेंसिव केयर वार्ड में एडमिट कर लिया गया। रेन बाहर खड़ी थी, चेहरे पर साफ चिंता। तभी एलिवेटर डिंग की आवाज के साथ खुला। विवियन एशफोर्ड बाहर निकली। उसकी हील्स की तेज आवाज कॉरिडोर में गूंज उठी। वह रेन के सामने आकर रुकी। उसकी नजर कुछ पल रेन के चेहरे पर टिकी रही और उसके चेहरे पर खुली हुई ठंडक थी। उसे देखते ही रेन ने अपनी शर्ट का किनारा कसकर पकड़ लिया। सिस्टम ने वार्निंग दी, हाई रिस्क इंडिविजुअल, विवियन एशफोर्ड। मियाओ। मैंने मन ही मन कहा, बहुत बढ़िया, अब ये भी आ गई। विवियन धीरे धीरे करीब आई और तिरस्कार से झुककर बोली, काफी हिम्मत है तुम्हारी जो यहाँ मुंह दिखाने चली आई। तुम्हारी मां मरने वाली है और तुम यहाँ ऊपर चढ़ने का मौका ढूंढ रही हो। रेन ने सिर झुका लिया। उसने बहस नहीं की। नर्सेस स्टेशन पर खड़ी नर्सेस धीरे धीरे फुसफुसाने लगी। विवियन की आवाज व्यंग्य से टपक रही थी, मार्लो फैमिली बहुत पहले खत्म हो चुकी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये सुंदर चेहरा सब कुछ बदल देगा? नाली की चिड़िया हमेशा नाली की चिड़िया ही रहती है। सिस्टम बोला, होस्ट, गुस्से में तुम्हें हार्ट अटैक आने वाला है। मियाओ। मैंने मुट्ठियां भींच ली। मेरा चेहरा सख्त हो गया। ये मेरी मिशन प्रोग्रेस से खिलवाड़ कैसे कर सकती है? विवियन झल्लाकर बोली, निकलो यहां से, मेरी जमीन गंदी कर रही हो। उसके बोल खत्म होने से पहले ही उसने रेन को जोर से धक्का दिया। मैं तुरंत आगे बढ़ा और रेन के सामने खड़ा हो गया। गुस्से से भरी विवियन ने मेरे सीने पर मुक्का मारा। वो चीखी, और तुम आखिर हो कौन? मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने मजाकिया अंदाज में कहा, विवियन आंटी, और कुछ नहीं समझाया। उसका चेहरा गुस्से से बदलकर सदमे में बदल गया। वो मेरे चेहरे को घूरती रह गई। तुम लॉकहार्ट फैमिली के वही ट्रबल मेकर हो? मैंने हल्की मुस्कान दी। जी, वही हूं। रेन भी उतनी ही हैरान दिख रही थी। सिस्टम हंसा, हीरो बनने का नाटक कर रहे हो, लेकिन मानना पड़ेगा इस रोल में काफी अच्छे लग रहे हो। म्याओ।
मैंने रेन की ओर मुड़कर बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, क्या देख रही हो? अब से तुम मेरी हो। विवियन ने गुस्से में दांत भींच लिए। तुम उसके लिए मुझसे टकरा रहे हो? मैंने ठंडी हंसी छोड़ी। मेरी आवाज में साफ धमकी थी। विवियन आंटी, मेरे फादर हाल ही में कुछ अकाउंट्स की जांच कर रहे हैं। आप खुद चली जाएंगी या मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी? विवियन का चेहरा एकदम बदल गया। वो घबरा गई। उसने इंस्टिंक्टिवली अपना हैंडबैग और कसकर पकड़ लिया और रेन को जहरीली नफरत से घूरती रही। लेकिन मेरे परिवार की ताकत से डरकर वो भारी कदमों से वहां से चली गई। विवियन को भगा देने के बाद मैं दीवार से टिक गया और लंबी सांस ली। इतनी एक्टिंग करना भी थका देने वाला काम है। सिस्टम बोला, डोमिनियरिंग सीईओ स्टाइल वाइफ प्रोटेक्शन। क्लीशे है लेकिन इफेक्टिव है। म्याओ। टारगेट की कॉग्निटिव कंफ्यूजन जारी है। करप्शन मीटर 1, अभी 82%। म्याओ। मैंने हल्की सांस छोड़ी। होठों पर मुस्कान बनी रही। वर्थ इट। मिसेस मार्लो की सर्जरी उसी शाम तय हुई। रेन ऑपरेशन रूम के बाहर बेचैनी से इंतजार कर रही थी और मैं थोड़ी दूरी पर दीवार से लगा खड़ा था। मैं अपने जूतों को घूरते हुए सोच रहा था। बहुत ज्यादा टेंडरनेस मेरे विलन कैरेक्टर पर सूट नहीं करती। लंबे इंतजार के बाद सर्जरी खत्म हुई। थके हुए डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सफल रहा लेकिन अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। रेन ने राहत की सांस ली। मेडिकल स्टाफ मिसेस मार्लो को वापस रूम में ले गया। मुझे भी राहत मिली। मैं मन ही मन हिसाब लगा रहा था। शायद करप्शन मीटर को सेफ लाइन से नीचे धकेला जा सकता है। शुरू में उनकी कंडीशन स्टेबल थी, फिर अचानक अलार्म बज उठा। डॉक्टर्स और नर्सेस दौड़ पड़े। रेन का चेहरा चिंता से भर गया। डॉक्टर ने जल्दी से कहा, हमें कारण समझ नहीं आ रहा, ये अक्यूट एलर्जिक रिएक्शन लग रहा है। मैंने दांत भींच कर गाली दी। कमबख्त, सिस्टम जांच करो। सिस्टम तुरंत सक्रिय हो गया। मिल गया। म्यो। विवियन ने एक नर्स को ब्राइब करके आईवी बैग में पीनट एक्सट्रैक्ट मिलवाया। पेशेंट को सिवियर पीनट एलर्जी थी। एविडेंस तुम्हारे फोन पर भेज दिया गया है। म्यो। ये सुनते ही मैं दौड़ पड़ा। सिस्टम ने चेतावनी दी, होस्ट शांत रहो। विवियन एशफोर्ड रेन की स्टेप मदर की छोटी बहन है। मार्लो फैमिली उसकी फैमिली के सपोर्ट पर टिकी हुई है। सीधे भिड़ोगे तो कुचल दिए जाओगे। म्याओ। पहली बार मेरी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच गईं, एक गहरी बेबसी हड्डियों तक उतर गई। रेन ने अपनी मां को देखा, फिर मुझे, और बिना कुछ कहे चली गई। मैंने पूछा, कहां जा रही हो? रेन एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट क्लब पहुंची। उसके पिता विक्टर मार्लो दरवाजा खोलकर धीरे धीरे उसके पास आए। भारी आवाज में पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? रेन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं वापस आ गई हूं। मैं मार्लो फैमिली में लौट रही हूं। मैं एक कोने में छिपकर सब देख रहा था। रेन ने आगे कहा, मैं वही मैरिज पॉन बन जाऊंगी जो आप हमेशा चाहते थे। बस एक शर्त है, मेरी मां सुरक्षित रहनी चाहिए। अचानक मेरे सीने में तेज दर्द उठा। मैंने सीना पकड़ लिया और सांस लेने के लिए हांफने लगा। सिस्टम की वार्निंग गूंजी। वार्निंग, क्रिटिकल प्लॉट पॉइंट, रिक्लेमिंग द फैमिली इवेंट फोर्सिबली ट्रिगर हो गया है। कोर स्टोरी लाइन लॉजिक डिस्टॉर्ट हो चुकी है। सिस्टम बैकलैश इनिशिएटेड। बैकलैश काउंटडाउन शुरू। होस्ट, तुम्हारे पास 6 महीने हैं। मैंने खुद को दीवार का सहारा देकर आगे बढ़ाया। मैं उसे आग में कूदने नहीं दे सकता। विक्टर मार्लो ने रेन को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। विक्टर ने मुझे देखते ही पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने सीधे रेन का हाथ पकड़ लिया। रेन ठिठक गई। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम मेरे साथ चल रही हो। विक्टर गरज उठे, उसे छोड़ दो, ये मार्लो फैमिली का मामला है। मैंने व्यंग्य से हंस दिया। फैमिली का मामला? मैंने तिरस्कार से कहा, उसकी मां के मेडिकल बिल्स लॉकहार्ट फैमिली दे रही है, इसलिए वो अब हमारी भी है। उसी समय एक कॉल कनेक्ट हुई। उधर से भारी आवाज आई, मिस्टर मार्लो, लॉकहार्ट फैमिली एक पुराना हिसाब बराबर करना चाहती है। विक्टर की मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। मैंने रेन का हाथ थामा और उसे वहां से ले गया। नीचे एक मेबाज पहले से हमारा इंतजार कर रही थी। मैंने उसके लिए डोर खोला, फिर खुद अंदर बैठ गया। विक्टर हमारे पीछे आए, लेकिन सिर्फ गाड़ी को दूर जाते हुए देख सके। मैं सीट से टिक गया, सीना पकड़े हुए मुश्किल से सांस ले रहा था। सिस्टम ने पूछा, अब अपने घर जा रहे हो? मियाओ। मैंने मन ही मन गाली दी। घर गया भाड़ में। मैंने ड्राइवर से कहा, मार्लो रेजिडेंस चलो। मेबच तेजी से मार्लो एस्टेट की ओर दौड़ पड़ी। मैं रेन का हाथ पकड़े मार्लो मैंशन के अंदर चला गया, जैसे मुझे किसी की परवाह ही ना हो। मैंने चारों तरफ देखते हुए कहा, क्या घूर रहे हो? पहले कभी इंसान नहीं देखा क्या? मार्लो फैमिली के मौजूद सभी लोग वहीं जम गए। मैं रेन का हाथ पकड़कर ऊपर ले गया और पूछा, तुम्हारा कमरा कौन सा है? रेन खुद भी उतनी ही कंफ्यूज लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करने वाला हूं। फिर भी उसने रास्ता दिखा दिया। मैंने शांत स्वर में एक सर्वेंट की ओर इशारा किया और रेन के कमरे के बगल वाले कमरे की तरफ उंगली करके कहा, यह कमरा अभी खाली करवाओ। सर्वेंट घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। जब कमरा साफ हो गया, मैं अंदर गया और सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। चेहरा तकिए में दबा लिया। तभी याद आया कि मुझे दवा लेनी है। मैंने पिल बॉटल निकाली, कुछ गोलियां निकाली और निगल ली। हेडबोर्ड से टिक कर मैं बड़बड़ाया, 6 महीने, करप्शन मीटर 88%। कैसी नरक जैसी शुरुआत है ये। अगली सुबह मैं एक चेयर घसीटकर रेन के दरवाजे के सामने बैठ गया। दरवाजा थोड़ा खुला। उसने मुझे देखा, फिर वापस अंदर चली गई।
कुछ देर बाद वो वर्कआउट क्लोथ्स में बाहर निकली और बिना मेरी तरफ देखे सीधी नीचे चली गई। मैंने नाराज होकर भौहें सिकोड़ ली। वर्कआउट करके लौटने के बाद उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दोपहर में वो गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी और मैं बेंच पर बैठा उसे देख रहा था। शाम को मैं बिजनेस मैटर्स देख रहा था। मेरे पास रखी कॉफी से अभी भी भाप उठ रही थी। अचानक मेरे चेहरे पर दर्द की विकृत छाया फैल गई। मैंने सीना पकड़ लिया। आंसू अपने आप आंखों से निकलने लगे और गालों पर बहने लगे। मैं पीछे की ओर गिर पड़ा। कॉफी का कप गिरकर फर्श पर टूट गया। मैं जमीन पर पड़ा रह गया। उठ नहीं पा रहा था। मैंने दांत भींच कर गाली दी। धत, इस बार तो यहीं मर जाऊंगा। मैंने ड्रॉअर की ओर हाथ बढ़ाया जहां दवा रखी थी, लेकिन नजर धुंधली हो गई। हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गया। तभी रेन ने दरवाजा खोल दिया। मुझे फर्श पर गिरा देखकर उसके चेहरे पर आतंक फैल गया। उसकी भौहें घबराहट से सिकुड़ गईं। शोर से मेरी आंख खुली। मैंने मुश्किल से शब्द निकाले। दवा ड्रॉअर में। वो तुरंत हरकत में आ गई। ड्रॉअर खोलकर घबराहट में दवा ढूंढने लगी। दवा मिलते ही वो मेरे पास दौड़ी और मुझे सहारा देकर उठाया। घबराहट में उसका हाथ इतना कांप रहा था कि बॉटल खोलते ही गोलियां फर्श पर बिखर गईं। मैंने कांपते हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी सांसें टूट रही थीं। मत कांपो। वो एक पल के लिए स्थिर हो गई। मेरे चेहरे पर आंसुओं की धारियां बनी हुई थीं। उसने एक गोली उठाई और मेरे होंठों तक लाई। उसका चेहरा ठंडा था, पढ़ा नहीं जा सकता था। मैंने मुंह खोला और गोली निगल ली। उसके बाद वो मेरे पास ही बैठी रही। उसके चेहरे पर साफ चिंता थी। मेरी सांसें भारी थीं, इसलिए उसने मेरी शर्ट के बटन्स खोल दिए। कुछ देर बाद मुझे होश आया। मैंने सीने पर रखा हाथ महसूस किया और आंखें खोली। रेन ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या तुम मरने वाले हो? मैंने कड़वाहट से सोचा, और मुझे इस हालत में पहुंचाया किसने? मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए थी, खासकर उसकी नहीं। मैंने खुद को उठाया और कमजोर आवाज में कहा, नहीं मर रहा। अगर तुम मर भी जाओ तब भी मैं नहीं मरूंगा। रेन के चेहरे पर चिंता और गहरी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने घुटने से हटाया और जोर से परे कर दिया। संतुलन बिगड़ने से वो पीछे फर्श पर गिर पड़ी। मैं किसी तरह खुद को संभाल कर खड़ा हुआ और ऊपर से उसे देखते हुए कहा, देख लिया, अब निकल जाओ। रेन उठी, अपने पैरों से धूल झाड़ी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसका हाथ दूर नॉब पर ठहरा। वो एक पल रुकी, कुछ नहीं कहा और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। जैसे ही वो गई, मुझे संभाले हुए तनाव अचानक टूट गया। मैंने लंबी सांस छोड़ी और बिस्तर के किनारे ढह गया। पूरी तरह थक चुका था। सिस्टम बोला, डिंग। टारगेट की इमोशंस तेजी से बढ़ रही हैं। उसकी कॉग्निटिव डिफेंसेस में दरारें पड़ रही हैं। मियाओ। एफिनिटी पॉइंट्स 2, अभी 22। करप्शन मीटर 1, अभी 87%। मियाओ। मैं झुंझलाकर बोला, ये एफिनिटी स्टैट सिर्फ मुझे टॉर्चर करने के लिए बनाया गया है। मैंने दोनों हाथ बालों में फंसा लिए। दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मार्लो हाउस भेड़ियों का अड्डा है। मुझे उसे यहां से निकालना ही होगा। खुद को संभालने के बाद मैंने दरवाजा खोला, बाहर कदम रखा और तेजी से मैं बाहर निकला और सीधा हॉलवे में खड़ी रेन से टकरा गया। मैंने सपाट चेहरे से कहा, चलो। रेन के कंधे हल्के से कांपे। उसकी आंखों में उलझन थी। वो मुझे लंबे समय तक देखती रही, फिर धीरे से पूछी, कहाँ? मैंने थोड़ा अधीर होकर कहा, हॉस्पिटल। जब तक तुम्हें अपनी माँ की परवाह है। रेन ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर हल्की उदासी उतर आई। उसने और कुछ नहीं पूछा और चुपचाप मेरे पीछे नीचे उतर आई। मेबच धीरे धीरे मार्लो एस्टेट से निकल गई। सड़कें ट्रैफिक से भरी थी। गाड़ी बेहद स्मूथ चल रही थी, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। मैं खिड़की के बाहर खाली निगाहों से देखता रहा। मैं उसे मार्लो फैमिली से पूरी तरह कैसे दूर ले जाऊं? 6 महीने की काउंटडाउन मेरे सिर पर डामोक्लेस की तलवार की तरह लटक रही थी। पूरे रास्ते रेन चुप रही, एक शब्द तक नहीं बोली। तभी पीछे से एक कार अचानक मुड़ी और हमारी गाड़ी के सामने आकर कट मार दी। ड्राइवर ने तुरंत स्टीयरिंग घुमाया। मेबच रेलिंग से बाल बाल बचती हुई रुक गई। मैं और रेन दोनों एक साथ डर से पीले पड़ गए। हम ठीक से सांस भी नहीं ले पाए थे कि धड़ाम, एक भयानक टक्कर ने पूरी गाड़ी हिला दी। मैंने तुरंत सीट बेल्ट खोली और रेन को अपनी बाहों में कसकर खींच लिया। उसी पल मुझे हड्डी टूटने की साफ आवाज सुनाई दी। रेन की आंखें सदमे से फैल गईं। कुछ सेकंड तक उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। सिस्टम की वार्निंग गूंजी, होस्ट वाइटल साइंस तेजी से गिर रहे हैं। इमरजेंसी रिपेयर इन प्रोग्रेस, रिपेयर फेल्ड, एक्सटर्नल ट्रॉमा टू सिवियर। मेरा दिमाग धुंधला होने लगा। एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं सच में मरने वाला हूं? मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। फिर आवाज आई, वाइटल साइंस स्टेबलाइज्ड, वार्निंग, टारगेट रेन का करप्शन मीटर तेजी से बढ़ रहा है, करंट 90%, रिवेंज मोड एक्टिवेटेड। रेन ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था जैसे छोड़ना नहीं चाहती हो। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर उसने कसम खा ली, मैं बदला लूंगी। सिस्टम बोला, वाओ मेड, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, तुम सफलतापूर्वक उसके युद्ध रथ बन गए। मियाओ। उसकी पकड़ हर सेकंड और कसती जा रही थी। उसे डर था, शायद मैं बचूंगा नहीं। कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच गईं। मैं खून से लथपथ ऑपरेशन रूम की ओर ले जाया जा रहा था। मेरी आंखों में बस हॉस्पिटल की सफेद छत झूलती हुई दिख रही थी। सिस्टम बोला, कार क्रैश ने फीमेल लीड के रिवेंज की आग भड़का दी। मियाओ। करप्शन मीटर मजबूती से 90% पर स्थिर है। जब मेरी आंख खुली, सिस्टम की वही ग्रेडिंग वाली आवाज सुनाई दी, होस्ट
तुम जाग गए। 3 पसलियां टूटी हैं, बायां पैर फ्रैक्चर है, सिस्टम बैकलैश अलग, ऊपर से फिजिकल ट्रॉमा कॉम्बो। बच जाना खुद में मेडिकल मिरेकल है। म्याओ। मैंने सिर घुमाकर रेन की ओर देखा। वो चाकू से एप्पल छील रही थी। मेरी आंखें खुलते ही उसने आधा छिला एप्पल रख दिया और उठकर बेड के पास आ गई। कुछ देर तक वो मुझे चुपचाप देखती रही, फिर धीमे से बोली, तुम जाग गए। मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। ये देखकर वो बिना कुछ कहे वापस बैठ गई। अगली सुबह आंख खुलते ही मैंने रेन को बेड के पास बैठे पाया। उसने शांत स्वर में कहा, हम साथ काम करेंगे। मैंने उलझन में दोहराया, साथ काम? मैं उसे हैरानी से देखता रह गया। मेरे होठों पर ठंडी तीखी मुस्कान आ गई। फिर से भीख मांगने आई हो? रेन का चेहरा नहीं बदला। वो बोली, ये सब विवियन एशफोर्ड ने करवाया। मैंने अधीर होकर कहा, तो मुझे परेशान मत करो। वो धीरे धीरे बोली, तुम मार्लो फैमिली की प्रॉपर्टी के पीछे हो। वो हमारी कॉमन एनिमी है। मैं भीतर ही भीतर चौंक गया। तो वो यही सोचती है। उसे लगता है कि मैंने जो कुछ किया वो मार्लो फैमिली की दौलत हथियाने के लिए किया। मैंने मन ही मन सोचा, ठीक है, अगर वो ऐसा मानना चाहती है तो मानने दो। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम मेरे किस काम की हो? उसका स्वर शांत था, लेकिन उसमें बर्फ जैसी ठंडक थी। मुझे मार्लो फैमिली का हर राज पता है, कौन खरीदा जा सकता है और किसे हटाना पड़ेगा, ये भी जानती हूँ। मैं तुम्हारी सबसे तेज तलवार बन सकती हूँ। मैंने मन ही मन बड़बड़ाया, मुझे करप्शन मीटर को 0 करना है, कोई रिवेंज मशीन रिक्रूट नहीं करनी। सिस्टम तुरंत बोला, होस्ट, हाँ कह दो, एनिमी कैंप में घुसने का परफेक्ट मौका है। मियाओ। मैं उसके करीब झुका, उसकी ठुड्डी हल्के से ऊपर उठाई और मुस्कुराया। डील, तुम खुद मेरे पास आई हो, अब से मेरी बात मानोगी। उसने हल्का सा सिर हिलाया। अगली सुबह रेन मार्लो फैमिली की बिजनेस रिपोर्ट्स देख रही थी। मैं केन के सहारे मुश्किल से बेड से उठा, एक हाथ में केन, दूसरा दीवार पर टिकाए। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। हॉस्पिटल गार्डन आज बेहद खूबसूरत था। हवा में फूलों की गहरी खुशबू थी। मैं अकेला वहीं चला गया। ईथन ने मुझे देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सपाट स्वर में कहा। वॉक कर रहा हूं। अचानक उसे कुछ समझ आया। उसकी नजर तेज हो गई। क्रैश वाली कार में तुम थे। फिर वो मुड़ा और चला गया। मैंने उसकी पीठ देखते हुए बड़बड़ाया, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। ईथन हॉस्पिटल लॉबी में पहुंचा, जहां उसे रेन दिखाई दी। उसने जोर से पुकार कर उसे रोका। रेन ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ईथन उसके करीब झुका और धीमे से बोला, डेमन से दूर रहो, उसका बैकग्राउंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे आया और पिलर के पीछे छिपकर उनकी बात सुनने लगा। ईथन आत्मविश्वास से बोला, मार्लो फैमिली के मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रेन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। कैसे? तुम नहीं कर सकते। ईथन की आंखों में एक पल के लिए सदमा चमका। रेन बिना कुछ कहे मुड़ गई, फिर सपाट स्वर में बोली, अब हम एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। सिस्टम बोला, वार्निंग, ए पोचर हैज अराइव्ड। मियाओ। होस्ट, सच बता दो। ये बिल्ली जोर देकर रेकमेंड करती है कि अभी कन्फेस कर दो। ज्यादा देर तक खेल मत खेलो, नहीं तो तुम्हारी लड़की किसी और के साथ चली जाएगी और तुम्हारे पास रोने की जगह भी नहीं बचेगी। मियाओ। रेन मेरे पास आकर खड़ी हुई और मेरी ही पुरानी बात दोहराई। चलो। मैं उसके साथ वापस रूम में आ गया। कुछ दिनों की रिकवरी के बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। बटलर मुझे लेने आया और कार का डोर खोल दिया। मैं केन के सहारे धीरे धीरे गाड़ी तक गया। केन फोल्ड की और सीट पर बैठ गया। रेन भी अंदर आ गई। गाड़ी चलते समय मैं अब भी सिस्टम की बात सोच रहा था। सच बता दो, लेकिन क्या? कि मैं एक नॉवल में ट्रांसमिग्रेट हुआ हूं? कि मैं उसके करीब सिर्फ मिशन पूरा करने और खुद को बचाने के लिए आया था? क्या वो इस पर यकीन करती? नहीं, वो मुझे पागल समझती। मैंने लंबी सांस छोड़ी। वो ईथन सच में सिरदर्द है। आखिर मैंने सोचना छोड़ दिया। आंखें खोली और बटलर से कहा, ऑरम मैनर। साफ आसमान और सुनहरी धूप के बीच ऑरम मैनर शान से खड़ा था। घर पहुंचकर मैं काउच पर लेट गया, पैर ऊपर रखे हुए। मैंने टेबल पर रखी फाइल्स पर उंगली थपथपाई और रेन की ओर इशारा किया। तुम्हारा होमवर्क। सिस्टम बोला, रिमाइंडर, होस्ट, मार्लो फैमिली की इक्विटी शिफ्ट हो चुकी है। पिछले हफ्ते की बोर्ड मीटिंग मिनट्स में दर्ज है। ये बिल्ली बस कैजुअली बता रही है। म्याओ। मैंने हाथ सिर के पीछे रखे और सपाट स्वर में कहा, 3rd क्वार्टर रिपोर्ट, पेज 47। रेन ने तुरंत वो पेज खोला, फिर हैरानी से मेरी तरफ देखा। कुछ देर बाद वो अपने रूम में गई और जांच शुरू कर दी। जो भी लीड उसे मिली, सब एक ही दिशा में जा रही थी। एशफोर्ड फैमिली के फंड्स में गड़बड़ मूवमेंट और स्टॉक प्राइसेस में तेज गिरावट। उसका चेहरा बदल गया। उसे यकीन हो गया कि मैंने उससे कुछ छिपाया है। सूरज ढलने लगा। शाम की सुनहरी रोशनी में ऑरम मैनर और भी खूबसूरत लग रहा था। रेन शॉपिंग करके लौटी। हाथों में बैग्स थे। उसने बस एक नजर मुझ पर डाली, जो काउच पर बैठा था, और कुछ नहीं कहा। मैं सीधा बैठ गया और मन ही मन बड़बड़ाया, इसे अब क्या हो गया? मैं फोन को घूरता रहा। चेहरा उतर गया। सीन हो चुका था, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। इसका मतलब क्या था? सिस्टम बोला, डिंग, टारगेट की इमोशंस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। करप्शन मीटर फिर बढ़कर 85% हो गया। म्याओ। मैं गुस्से में गाली देकर उठ खड़ा हुआ। सिस्टम फिर बोला, तुम्हारी इनोसेंस पर सवाल उठ रहे हैं। म्याओ। टारगेट अभी क्विन फैमिली के बिजनेस एक्टिविटीज की जांच कर रही है।
मैं गुस्से से कांप उठा और फिर से काउच पर धंस गया। ये सब ईथन की बकवास की वजह से था। उसने मुझ पर शक कैसे किया? और फिर मैंने खुद से पूछा, मुझे हक किस बात का था कि मैं उससे भरोसा मांगूं? मैंने कनपटी दबाई। अब क्या करूं? करप्शन मीटर फिर बढ़ गया था। रात काफी हो चुकी थी। रेन अब भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। मैं अभी लेटा ही था कि दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरी आंखें तुरंत खुल गईं। मैंने उठकर पुकारा, कहाँ जा रही हो? वह मुड़ी और सपाट स्वर में बोली, विक्टर की स्टडी। ये सुनते ही मैं चौकन्ना हो गया। क्या ढूंढ रही हो? उसका चेहरा गहरा हो गया। मॉम के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर उसे जाते हुए देखता रहा। फिर मन ही मन तय किया, मुझे उसका बैकअप बनना होगा। कार मार्लो एस्टेट के पास जाकर रुकी। मैं अंदर बैठा था। सिस्टम बोला, लोकेटर लॉक्ड। टारगेट स्टडी के साउथ ईस्ट कॉर्नर वाले सेफ पर है। हार्ट रेट 120, टेंशन लेवल 85%। सिक्योरिटी पेट्रोल 3 मिनट में पहुंचेगी। मियाओ। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, बस 3 मिनट, किसी तरह टिके रहो। अचानक स्टडी की लाइट्स बुझ गईं। उसी क्षण मेरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। सिस्टम बैकलैश। और ये समय ही मिला था। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि कार की इग्निशन में नहीं जा रही थी। मैंने झुंझलाकर स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा। दोनों हाथों से किसी तरह की लगाई और कार स्टार्ट की। तभी रेन डॉक्यूमेंट्स लेकर दौड़ती हुई आई। उसने डोर खोला और अंदर बैठते ही कहा, जल्दी, अभी निकलो। मैंने तुरंत एक्सीलरेटर दबा दिया। कार मार्लो एस्टेट से पूरी रफ्तार में निकल गई। रेन सीट पर गिर सी गई, तेज सांसें लेती हुई। वो अभी भी डरी हुई थी। अचानक उसकी नजर मेरे हाथों पर गई। खून। उसकी आंखों में तुरंत गहरी चिंता भर गई। सिस्टम बोला, डिंग। करप्शन मीटर 85% से घटकर 83% हो गया। लगता है वो तुम्हारी चिंता कर रही है, बस थोड़ी सी। मियाओ। मैंने मन ही मन झल्लाकर कहा, चिंता से क्या होगा? क्या इससे मेरी टूटी हड्डियां जुड़ जाएंगी? या ये कमबख्त बैकलैश रुक जाएगा? दर्द सहते हुए मैं हॉस्पिटल पहुंचा। मुझे स्ट्रेचर पर बाहर निकाला गया। मैंने दांत भींचकर बड़बड़ाया, ये शरीर सच में मार खाने के लिए नहीं बना। मुझे फिर सर्जरी में ले जाया गया। रेन दीवार से लगी खड़ी रही, चेहरा गंभीर। ऑपरेशन सफल रहा। बाद में मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। धीरे धीरे मेरी आंख खुली। सिस्टम की आवाज इस बार लगभग खुश लग रही थी। होस्ट फिर जाग गया। कार क्रैश, सिस्टम बैकलैश, फुल कॉम्बो। 4 पसलियां टूटी, बायां पैर चकनाचूर और सिवियर कंकशन। जिंदा होना ही चमत्कार है। मियो। मैंने ऊपर देखा। रेन टैबलेट पर झुकी हुई थी। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। शायद उसे मेरी नजर महसूस हुई। उसने ऊपर देखा। हमारी आंखें मिली। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। मैंने मन ही मन गाली दी, ये खामोशी भी कमबख्त जान ले लेगी। सिस्टम ने चेतावनी दी, तुम पर नजर रखी जा रही है। मियाओ। कई काले सूट पहने आदमी सर्वेलेंस फीड से मेरी हर हरकत देख रहे थे। बगल वाला रूम विवियन के लोगों का था। सिक्योरिटी कैमरास को रिमोटली लूप्ड रिकॉर्डिंग से बदल दिया गया था। मेरी आंखों में साया उतर आया। वो सच में पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। मैंने दरवाजे को घूरा। मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। पूरी तरह उनकी दया पर था। रेन फिर चुपचाप टैबलेट देखने लगी। तभी नर्स मील काट लेकर अंदर आई। मिस मार्लो, आपका कॉन्जी। रेन ने टैबलेट रख दिया और उठ खड़ी हुई। उसने नर्स से सफेद भाप उठता हुआ कॉन्जी लिया। वो मेरे पास आई। फोन बिना सोचे बेड पर रख दिया और मेरे बगल में बैठ गई। वो मुझे कॉन्जी खिलाने लगी। मैं अंदर ही अंदर विरोध कर रहा था। मैं भूखा मर जाऊं, लेकिन इस तरह किसी से सेवा नहीं करवाऊंगा। मैंने चेहरा स्पून से दूसरी ओर घुमा लिया। नजर ठंडी हो गई और मैंने सिर्फ 2 शब्द कहे, दूर हटो। रेन का हाथ हवा में ही रुक गया। चम्मच अभी भी उसके हाथ में था। वो मुझे घूरती रही। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मरना है तुम्हें, भूखे रहकर? मैं हल्का सा हंसा। अगर मैं मर गया तो पार्टनरशिप किसके साथ करोगी? उस बेवकूफ ईथन के साथ? रेन के चेहरे पर मुश्किल से कोई बदलाव आया। उसने कटोरा जोर से मेज पर रख दिया और मुड़कर बाहर चली गई। बस इतना कहती हुई, खुद पी लेना। मैंने मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये लड़की सच में मेरी लिमिट्स टेस्ट करना जानती है। जब मैंने फिर आंखें खोली, रेन फिर वही कॉन्जी लेकर खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में शांत लेकिन साफ धमकी थी, जैसे कह रही हो, इस बार कोऑपरेट नहीं किया तो पछताओगे। उसने एक चम्मच भरा और मेरे होंठों तक लाकर रोका। मैंने मन ही मन हार मान ली। हारने वाली लड़ाई लड़ने का क्या फायदा। मैंने मुंह खोला और कॉन्जी पी लिया। वो मुझे खिलाती रही। उसकी हल्की मुस्कान के नीचे एक तेज धार छिपी हुई थी। वह धीरे धीरे बोली, अगर एक दिन पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मेरा चेहरा एक पल को बदल गया। तो उसे अब भी मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है। मैंने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। चम्मच से कॉन्जी टपक कर ब्लैंकेट पर गिरने लगी। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए भारी आवाज में कहा, तो उसी डैगर से मुझे मार देना। सिस्टम फुसफुसाया, डेंजरस एंड इरेसिस्टिबल। मियाओ। कुछ पल के लिए कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि कान बजने लगे। फिर सिस्टम चिल्लाया, डिंग। एफिनिटी पॉइंट्स 10, करंट 15, करप्शन मीटर 5, करंट 75%। मियाओ। मैंने उसका हाथ छोड़ा नहीं। चम्मच खनकते हुए फर्श पर गिर गया। कंघी चारों तरफ फैल गई। रेन ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया, कटोरा गिरा दिया और जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गई। मैं बिस्तर पर पड़ा छत देखता रहा। मन में सिर्फ एक बात घूम रही थी। मैंने अपनी जान उसके पैरों में रख दी और दांव लगाया कि वो उस पर पैर नहीं रखेगी।
ये औरत सच में संभालने से बाहर थी। रात हो गई, शहर की अनगिनत रोशनियां चमक रही थीं। मैं केन के सहारे खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। तभी रेन तैयार होकर आई, पूरी तरह सजी हुई। मैं विक्टर के साथ गला में जा रही हूँ। उसके बाद हम दोनों कुछ देर चुप रहे। मैंने धीरे धीरे मुड़कर कहा, नहीं, विक्टर बहुत चालाक बूढ़ा लोमड़ी है, तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगी। रेन की आंखों में दृढ़ निश्चय था। विवियन को गिराने का यह आखिरी कदम है। मैंने भौहें सिकोड़ ली। तुम उसे नहीं हरा सकती, उसने ठोस आवाज में कहा। यह सबसे तेज तरीका है। मैंने भारी स्वर में पूछा, कितने बजे? 8 बजे। कुछ देर बाद एक लग्जरी कार बैंक्वेट हॉल के बाहर आकर रुकी। अटेंडेंट झुककर दूर खोल रहा था। मैंने कई बार सोचा, फिर कार कीज उठा ली। मन ही मन कसम खाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रेन अपनी कार की बैक सीट में चुप बैठी थी। मैं पीछे पीछे दूसरी कार में चल पड़ा। सिस्टम बोला, होस्ट, तुम किसी क्रीपी स्टॉकर जैसे लग रहे हो। मियाओ। फिर वार्निंग आई, आगे वाले इंटरसेक्शन पर एबनॉर्मल ट्रैफिक डिटेक्ट हुआ है, रीराउट रेकमेंड। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सिस्टम ने दोबारा कहा, रीराउट रेकमेंड। मैंने ठंडी आवाज में कहा, चुप रहो। मैं आगे बढ़ता रहा। फिर अचानक मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, एक बड़ा ट्रक बहुत तेजी से करीब आ रहा था। सिस्टम चीखा, 3 सेकंड्स टू इम्पैक्ट विद टारगेट रेंज व्हीकल। रेन ने भी कुछ महसूस किया और पीछे मुड़ी। मेरा दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। 3 सेकंड्स, ब्रेक, समय नहीं, हॉर्न, बेकार। मैंने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। अंदर से चीखा, भाड़ में जाए मिशन, भाड़ में जाए करप्शन मीटर। रेन ने भी खतरा समझ लिया। उसने कार डोर कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा डर से जम गया। मैंने गाड़ी उसकी कार के सामने घुसा दी और ट्रक से सीधे टकरा गया। धड़ाम! विंडशील्ड चकनाचूर हो गया। रेन स्तब्ध रह गई। सब कुछ जैसे स्लो मोशन में बदल गया। मैंने बहुत धीमे से कहा, टिकी रहना। मुझे नहीं पता था ये उससे कह रहा हूं या खुद से। फिर मुझे दोबारा ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाया गया। रेन बाहर खड़ी थी। वो खून से लथपथ थी। कुछ खून मेरा था, कुछ उसका। उसने अपना बैग खोला और डैगर निकाली। धीरे से फुसफुसाई, तुमने मुझे 2 बार बचाया है, अब मैं तुम्हारी कर्जदार हूं। फिर वो डैगर लेकर हॉस्पिटल से चली गई। सिस्टम बोला, डिंग, करप्शन मीटर ड्रॉपिंग। मियाओ। अब तुम उसके रिवेंज की एकमात्र वजह बन गए हो। मियाओ। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सीलिंग लाइट इतनी तेज थी कि आंखों में दर्द हुआ। मैंने धुंधली नजर से इधर उधर देखा। खिड़की के बाहर अब भी रोशनी जल रही थी। मैंने बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाया, मैं अभी तक मरा नहीं हूं। होस्ट आखिरकार जाग गया। मियाओ। ये पूरा डेथ स्टोर एक्सपीरियंस पैकेज था। तुम्हारा शरीर स्क्रैचिंग पोस्ट से भी ज्यादा फटा हुआ है। मियाओ। मैंने उंगलियां हिलाने की कोशिश की, लेकिन पूरा शरीर शीशे जैसा भारी लग रहा था। मैंने धीमी आवाज में पूछा, वो कहाँ गई? सिस्टम बोला, टारगेट कल रात रिवरमियर उड़कर गई थी। मियाओ। वो अपनी माँ की कब्र से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आई है, अब वापस हॉस्पिटल आ रही है। उसका एक्सप्रेशन ठीक नहीं लग रहा। मियाओ। मेरी आंखों में हल्का सा झटका उभरा। रिवर मेरे वही छोटा सा कस्बा जहां से वे भाग कर आए थे। एक बेचैन करने वाला एहसास धीरे धीरे भीतर फैलने लगा। तभी दरवाजा खुला। रेन धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। उसके हाथ में फोटोज का एक ढेर था। अचानक उसने हाथ घुमाकर वे सारी फोटोज मेरी ओर फेंक दी। मैं कुछ पल के लिए जम गया। नीचे बिखरी हुई तस्वीरों को देखा। मेरी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। सब खत्म। मेरा भेद खुल गया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें बर्फ जैसी ठंडक थी। तुम्हें पहले से पता था कि मार्लो फैमिली के साथ कुछ होने वाला है। तुमने पहले से प्लानिंग शुरू कर दी थी। तुम मेरे बगल वाले घर में रहने आए। तुमने मेरी माँ का इलाज करवाया। तुमने मुझे बार बार बचाया। ये सब तुम्हारी प्लान का हिस्सा था, है ना? मैंने उसकी ओर देखा। शब्द होठों तक आए, फिर वापस निकल लिए। समझाने से भी वो यकीन नहीं करती। सिस्टम की वार्निंग गूंजी। वार्निंग। होस्ट आइडेंटिटी क्राइसिस शेड्यूल से पहले ट्रिगर हो गया। टारगेट का ट्रस्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर चुका है। कॉग्निटिव अपहीवल डिटेक्टेड। करप्शन मीटर 10। करंट 85%। म्याओ। मैंने कड़वाहट से सोचा, 85%। यह संख्या ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने लाल गरम लोहे से सीने पर दाग लगा दिया हो। जो 75% मैंने अपनी जान दांव पर लगाकर हासिल किया था, एक पल में गायब। रेन ने भारी आवाज में पूछा, डेमोन, तुम सच में हो कौन? मैं लंबे समय तक चुप रहा। फिर ईथन याद आया। मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान आई। उस बेवकूफ ने मेरा अतीत खोदकर उसके सामने परोस दिया। मैंने बेड रेल छोड़ दी और धीरे धीरे वापस तकिए से टिक गया। फिर बहुत धीमे स्वर में कहा, मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा था। उस सपने में मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी देखी। रेन पलक झपकाकर मुझे देखने लगी। वो सचमुच चौंक गई थी। मैं आगे बोला, मुझे पता था कि मार्लो फैमिली तुम्हारी माँ को मार देगी। मुझे पता था कि अंत में तुम खुद को बर्बाद कर दोगी। मैंने मन ही मन कहा, काम कर गया। यही एक एक्सप्लेनेशन थी जो शायद चल सकती थी। सिस्टम बोला, टारगेट की इमोशनल रिस्पॉन्स एनालाइज की जा रही है। प्रोफेटिक ड्रीम एक्सक्यूज में बहुत होल्स हैं, लेकिन इसके पीछे की इमोशन जेन्युइन है। करंट ट्रस्ट लेवल 40%। म्याओ। मैंने जल्दी से हिसाब लगाया। 40% कम है, लेकिन 0 नहीं। अब भी चांस था। सिस्टम फिर बोला, टारगेट की कॉग्निटिव डिफेंस बुरी तरह हिल रही है। एफिनिटी 20। करंट 35। करप्शन मीटर 10। करंट 65%। म्याओ।
बधाई हो होस्ट। स्वीट टॉक, डेंजरस एंड इरेसिस्टिबल। मैं चुपचाप रेन को देखता रहा, उसके जवाब का इंतजार करता हुआ। कुछ पल बाद उसका चेहरा फिर से लगभग सपाट हो गया। तो तुम मुझे बचाने आए थे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ कहा। नहीं, मैं तुमसे प्यार करने आया था। रेन स्तब्ध रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कहूंगा। मैंने धीरे से कहा, अंत जानने के बाद भी मैंने तुम्हें प्यार करना चुना। ऊपर से वो शांत दिख रही थी, लेकिन भीतर उसकी भावनाएं बुरी तरह उथल पुथल कर रही थीं। मैं और सिस्टम दोनों उसे देखते रहे, उसके बोलने का इंतजार करते हुए, लेकिन वो बस मुझे देखती रही, कुछ नहीं बोली। मेरे भीतर निराशा की चुभन उठी। मुझे लगा था मैं ये गैम्बल जीत गया, लेकिन शायद अब भी उसे पकड़कर नहीं रख सकता। रेन दरवाजे तक पहुंची, अचानक रुक गई। मेरा दिल एक पल को रुक गया। उसकी आवाज अब पहले जैसी ठंडी नहीं थी, बहुत धीमी और मुलायम थी। कल से मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। मेरी आंखें फैल गईं। मैं सच में दांव जीत गया। हॉस्पिटल लॉबी लोगों की आवाजों से भरी हुई थी, लेकिन हमारा कमरा शांत था। रेन ने कॉन्जी का एक चम्मच उठाया, उस पर हल्की सी फूंक मारी ताकि वो ठंडा हो जाए, और चम्मच मेरे होठों तक ले आई। मैंने मन ही मन कहा, जिंदा रहना सबसे जरूरी है। मुझे टांट्रम करने का कोई हक नहीं। वो मुझे खिलाते खिलाते मार्लो फैमिली की हालत बताने लगी। मैंने परेशान चेहरे से कहा, विवियन के ओवरसीज अकाउंट्स के 3 बैकअप ट्रांजिट पॉइंट्स हैं। सिस्टम बोला। डिंग। इस बिल्ली का पंजा थोड़ा फिसल गया। विवियन के 30 मिलियन ट्रांसफर का रिकॉर्ड इकोनॉमिक क्राइम्स यूनिट के इनबॉक्स में भेज दिया गया है। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। मियाओ। मैं खुद को रोक नहीं पाया। अच्छा काम किया। टीवी पर खबर चल रही थी, मार्लो ग्रुप का स्टॉक मार्केट खुलते ही लोअर सर्किट पर चला गया। विवियन एशफोर्ड को देश छोड़ने से रोक दिया गया है। चेयरमैन विक्टर मार्लो रिपोर्टर्स से घिर गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के शक में मार्लो ग्रुप की ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई है। मैं सिस्टम पैनल पर रिवेंज प्रोग्रेस बार देखता रहा। अनजाने में होठों पर मुस्कान आ गई। तभी रेन रेड वाइन की बोतल और 2 ग्लासेस लेकर आई। उसने कॉक खोला और गहरे लाल वाइन को धीरे धीरे दोनों ग्लासेस में भरा। फिर एक ग्लास मेरी तरफ उठाया और खुद ही एक ही बार में पी गई। कुछ ही देर में उसके गाल लाल हो गए। मैंने मन ही मन कहा, यह औरत सच में पागल हो गई है। हॉस्पिटल में बैठकर शराब पी रही है। मेरी हालत में तो एक घूंट भी मुझे मार सकता है। अब थोड़ा नशे में वो धीमे से बोली, विवियन खत्म हो गई। विक्टर ने खुद को बचाने के लिए उसे बलि का बकरा बना दिया। सारा दोष उसी पर डाल दिया। फाइनेंशियल होल भरने के लिए विक्टर को मार्लो शेयर्स का 10% बेचना पड़ा। फिर उसने पूछा, डेमन तुम्हें क्या लगता है? उसने ग्लास नीचे रखा और अपना सिर धीरे से मेरे कंधे पर टिका दिया। मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया। समझ नहीं आया क्या करूं। उसकी आवाज भर्रा गई। अगर मॉम ये सब देख पाती, क्या वो खुश होती? इतना कहते ही उसके आंसू चुपचाप बहने लगे। सिस्टम बोला, डिंग। फेज रिवेंज ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। करप्शन मीटर 15, करंट 60%। वार्निंग, उसने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी ली है। इमोशनल स्टेट हाईली अनस्टेबल। मैं कड़वाहट से सोचने लगा, मैं खुद हिल भी नहीं सकता, बस उसे अपने कंधे पर रोने दे सकता हूं। अगली सुबह रेन दरवाजा खोलकर अंदर आई। अंदर आते ही वो रुक गई। टेबल पर बर्थडे केक रखा था। मैंने कमजोर आवाज में कहा, हैप्पी बर्थडे, विश मांगो। रेन ने फ्लिकरिंग कैंडल्स की रोशनी में आंखें बंद की, विश मांगी, फिर आंखें खोली। कमरा एक शांत मुलायम खामोशी में डूब गया। उसी पल मेरे मुंह के कोने से खून निकल आया। मेरी सांसें भारी होने लगी। मैंने सीना पकड़ लिया और खून की उल्टी कर दी। फिर एक और लहर आई, और भी खून निकल आया। रेन की आंखों में तुरंत आतंक भर गया। मुझे इमरजेंसी रूम ले जाया गया। सर्जरी के बाद आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। रेन बाहर ग्लास के पार खड़ी थी। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, एंड स्टेज हार्ट फेलियर, अक्यूट ऑनसेट। इसके सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल हो रहे हैं। कंजर्वेटिव एस्टिमेट 3 महीने। मैंने मन ही मन सोचा, तो सिस्टम बैकलैश का अंतिम रूप यही था। रेन नए टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर पागलों की तरह कमरे में दौड़ी आई। उसने पेपर्स मेरे सामने कर दिए। मिसडायग्नोसिस है, डॉक्टर्स ने गलती की है, हम दूसरे हॉस्पिटल जाएंगे, फिर से चेक करवाएंगे। सिस्टम बोला, बैकलैश लेवल 92% तक पहुंच गया है। हर हार्टबीट तुम्हारी लाइफ ड्रेन कर रही है। लेकिन रेन हार मानने को तैयार नहीं थी। वो लगातार इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन खोजती रही। मैं उसे देखता रहा और सोचा, मेरी इस बेकार जिंदगी को किसी ने कभी इतनी कीमत नहीं दी। वो इससे बेहतर डिजर्व करती है। वो दुनिया के हर सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट केस की रिसर्च कर रही थी। उसे 3 दिन से नींद नहीं आई थी। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, एफिनिटी पॉइंट्स 98%, करप्शन मीटर 0। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, उसने अपनी हर नफरत को दर्द में बदल दिया है। अब वो सारा दर्द सिर्फ तुम्हारे लिए है। फिर उसने धीमे से कहा, होस्ट तुम्हारे वाइटल साइंस लगातार गिर रहे हैं। इस रफ्तार से तुम 3 महीने भी नहीं निकाल पाओगे। म्याओ। मैंने बहुत धीरे कहा, हाँ मैं मर रहा हूं। रेन ने लैपटॉप निकाला और कुछ चीजों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी। मैंने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, ये क्या है? उसने सपाट स्वर में कहा, बकेट लिस्ट। चूंकि हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, तो इन 3 महीनों को पूरी जिंदगी की तरह जीते हैं। मैं मन ही मन बिल्कुल चुप हो गया। ये औरत मुझसे भी ज्यादा पागल है। रेन बकेट लिस्ट में नई नई चीजें जोड़ती रहीं। अगली सुबह हम बहुत जल्दी उठे और सनराइज देखने के लिए पहाड़ की चोटी पर गए।
मैं व्हीलचेयर पर बैठा था और रेन चुपचाप मेरे पीछे खड़ी थी। सूरज की पहली रोशनी आसमान में आग की तरह फैल गई। हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला, बस दूर क्षितिज को देखते रहे। सनराइज के बाद हम हॉट पॉट स्क्यूअर्स खाने गए। रंग इतने अच्छे थे कि मुंह में पानी आ जाए और खुशबू हवा में फैल रही थी। मैंने शक भरी नजर से कटोरे को देखा, धीरे से ब्रॉथ का एक चम्मच चखा और हैरान रह गया। ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट था। ब्रेकफास्ट के बाद रेन मुझे अम्यूजमेंट पार्क ले गई। हमने साथ में कैरोसेल राइड की, साथ में फूल चुने, सफेद कबूतरों को दाना खिलाया, एक साथ मूवी देखी। कुछ देर के लिए हमने सारे झगड़े, दर्द और अतीत को किनारे रख दिया और बस उस पल को जिया। दिन बीतते गए, बकेट लिस्ट की एक एक चीज पूरी होती गई। आखिर में सिर्फ एक आखिरी आइटम बचा। रेन वेडिंग ड्रेस पहने उस आखिरी लाइन को देख रही थी। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। मैं जानता था मेरा समय खत्म हो रहा है। रात हो गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैं अपने कमरे में सो रहा था। रेन ने दरवाजा खोला, सीधे क्लोजेट तक गई, कुछ ढूंढा, कुछ निकाला और बाहर चली गई। मैं जाग गया था, लेकिन मैंने फिर आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक किया। कुछ देर बाद वो वापस आई। इस बार उसने वेडिंग ड्रेस पहन रखी थी। खिड़की से आती चांदनी उस पर गिर रही थी। उसका पूरा रूप चांदी की तरह चमक रहा था, इतना पवित्र कि जैसे सच ही ना हो। वो बिस्तर के पास खड़ी होकर मुझे चुपचाप देखने लगी। मैंने आंखें खोली, पूरी तरह स्तब्ध। खिड़की से आई हवा ने उसका वेल हिला दिया। उसने धीमे से पूछा, क्या मैं अच्छी लग रही हूं? मैं अब तक शौक से बाहर नहीं आया था। वेडिंग ड्रेस? ये उसने कब ली? मेरे जवाब का इंतजार किए बिना उसने व्हीलचेयर पकड़ ली और मुझे धीरे धीरे बाहर ले जाने लगी। वो मुझे एक बड़े कैथीड्रल तक ले गई। रंगीन स्टेन्ड ग्लास से छनकर आती चांदनी फर्श पर लहराती रोशनी बना रही थी। पूरा कैथीड्रल शांत था। उसने व्हीलचेयर रोकी, मेरे सामने आकर धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गई। फिर उसने पॉकेट से सोडा कैन की रिंग टब निकाली। उसकी आवाज भावनाओं से भरकर कांप रही थी। डेमन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरी आंखों के पीछे ऐसा तूफान उठा जिसे कोई नहीं देख सकता था। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, हाँ। वो बारिश में भीगे फूल की तरह रो पड़ी। उसकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन अटल। डेमोन, अब हमारी शादी हो गई है, इसलिए तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये तुम्हारी वाइफ का ऑर्डर है। घर लौटने के बाद मेरा शरीर हर दिन और कमजोर होता गया। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं रेन के लिए एक लेटर लिखना चाहता हूं। मैं बैठ गया और बहुत सावधानी से लिखना शुरू किया। हर अक्षर धीरे धीरे उतर रहा था, जैसे मैं किसी नाजुक चीज को तराश रहा हूं। वो लेटर लिखने में बहुत समय लगा। आखिरी शब्द लिखकर मैंने पेन रख दिया। रेन दरवाजे के बाहर खड़ी थी, अंदर नहीं आई। सिस्टम ने याद दिलाया, वो 4 घंटे से बाहर खड़ी है। म्याओ। मैंने लेटर हाथ में लिया, उंगलियां कागज पर फिराईं और मन ही मन सोचा, उस दरवाजे के दूसरी तरफ मेरी पूरी दुनिया खड़ी है। फिर मैंने लेटर को मसल दिया और ड्रॉअर के सबसे पीछे छिपा दिया। उसे छिपाने के बाद मैं लेट गया और लंबी सांस छोड़ी। मैं नहीं चाहता था कि वो उस गुड बाय लेटर को अभी देखे। कुछ देर बाद वो अंदर आई, कॉन्गी का कटोरा नाइट स्टैंड पर रखा, फिर यूं ही ड्रॉअर खोला और लेटर देख लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुड़ा हुआ कागज उठाया, मैच जलाई और उसे जला दिया। फिर मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें दर्द था। मैं चाहती हूं कि तुम ये बात खुद कहो कि तुम। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। ट्रांसमिग्रेशन, सिस्टम, मिशन और उसके लिए झेला गया बैकलैश। सिस्टम ने कहा, तुम आसान मिशन छोड़कर उसे चुना, हेल मोड रूट चुना। वो अभी झूठ बोल रही थी। उसने कोई नाइटमेयर नहीं देखा था। वो आखिरी विदाई की तैयारी कर रही थी। म्याओ। रेन ने चुपचाप मेरे ऊपर कंबल ठीक किया। मैंने सोचा ये सब एक झूठ था। फिर उसने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ में एक कंसेंट फॉर्म रख दिया। मुझे एक वेटरन जीन रिपेयर स्पेशलिस्ट मिला है। वो तुम्हारा ऑपरेशन करने को तैयार है। रिस्क बहुत बड़ा है, लेकिन अभी भी होप है। मैंने धीमे से दोहराया, 1000 में 1। ये उम्मीद नहीं, मौत की सजा जैसी लग रही थी। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। रेन की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। मैं समझ गया, वो अपनी आखिरी बाजी खेल रही है। दरअसल 3 दिन पहले ही रेन अकेले उस स्पेशलिस्ट से मिल चुकी थी। एग्जामिनेशन रूम में बूढ़े डॉक्टर ने उसे बार बार चेतावनी दी थी। सक्सेस रेट सिर्फ 1 in 1000 है। ऑपरेशन के दौरान मैसिव ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। वो ऑपरेशन टेबल से जिंदा वापस ना आए। तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। रेन ने बिना झिझक कहा, 1000 में 1 काफी है। उसने तुरंत पेन उठाया और साइन कर दिया। फिर सपाट आवाज में बोली, मैं दांव लगा रही हूं कि वो मुझे खोना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेडिकल स्टाफ चुप रहा। जब तक उम्मीद जिंदा थी, रेन हर दिन मेरे साथ रही। वो छोटी छोटी बातें सुनाती, न्यूज पढ़कर सुनाती, मुझे हंसाने की कोशिश करती। उसकी हंसी मुझे गर्माहट देती थी। लेकिन बैकलैश काउंटडाउन लगातार चल रहा था। खतरा कभी सच में गया ही नहीं। एक दिन बैकलैश अचानक टूट पड़ा। दर्द की लहरें पूरे शरीर को चीरने लगी। रेन फिर भी मेरे पास बैठी रही, मेरी देखभाल करती रही। मेरी चेतना के भीतर सिस्टम ने धीमे से कहा, होस्ट, अगर सर्जरी सफल हो गई तो मिशन कंप्लीट हो जाएगा। मुझे फोर्सिबली वाइप कर दिया जाएगा। ये अलविदा है। म्याओ। उसकी मौजूदगी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और फिर गायब हो गई। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। रेन बाहर चुपचाप इंतजार करती रही। 6 घंटे बाद वो थक कर फर्श पर बैठ गई। तभी एक नर्स भागती हुई बाहर आई।
मैसिव हेमोरेज, इस ब्लड टाइप की तुरंत जरूरत है। ये सुनते ही रेन टूट गई। वो रो पड़ी। उसने दांत इतने जोर से भींचे कि होंठ के कोने से खून निकल आया। 12वें घंटे में कार्डियक अरेस्ट अलार्म बज उठा। रेन ने दरवाजे की ओर देखते हुए फुसफुसाया, डेमोन, ये तुम्हारी वाइफ का ऑर्डर है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ऑपरेशन लगभग पूरा 1 दिन चला। आखिर एक युवा डॉक्टर बाहर आया। वो रेन के सामने झुक गया, मास्क उतारा, चेहरा गंभीर था। रेन घबराकर खड़ी हो गई। उसने डॉक्टर का कोट कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी बूढ़े स्पेशलिस्ट भी बाहर आए। उन्होंने मास्क उतारते हुए कहा, फिलहाल वो स्टेबल है। रेन की पकड़ ढीली पड़ गई। वो बुदबुदाई, बच गया। 22 घंटे बाद सर्जरी आखिर खत्म हुई, लेकिन स्पेशलिस्ट ने फिर कहा, उसका ब्रेन बहुत देर तक ऑक्सीजन के बिना रहा। हो सकता है वो कभी जागे ही नहीं। एक बहुत दूर से आती आवाज गूंजी, वार्निंग, होस्ट वाइटल साइंस लिमिट पर हैं, मेमोरी प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। मियाओ, होस्ट खुश रहना। उसके बाद अंधेरा। बहुत लंबे समय तक मैं बेहोश पड़ा रहा। उस दौरान रेन ने मार्लो फैमिली की कमान संभाल ली। हर खतरे को खत्म कर दिया, हर विलन को पुलिस के हवाले कर दिया, और फिर भी हर दिन हॉस्पिटल आती रही। धीरे धीरे मेरा चेहरा साफ करती और फुसफुसाती, हैप्पी 1000 डे एनिवर्सरी हस्बैंड। उसने कैथीड्रल वाले प्रपोजल की सोडा कैन रिंग को संभाल कर रखा था। उसे एक साधारण अंगूठी में बदल दिया था। वही अंगूठी अब मेरी उंगली में थी। वो मेरा हाथ कसकर पकड़े रहती, झुककर मेरे माथे को चूमती, फिर मेरी हथेली पर उंगलियां फेरती, और उसी पल मेरी उंगलियां हल्के से हिली, बहुत हल्की, लेकिन सचमुच हिली। रेन एकदम जम गई। उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। वो फुसफुसाई, क्या मैंने सच में देखा? कांपते हुए उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ा। मेरी उंगलियां फिर हल्की सी हिली, इस बार साफ। उसकी सारी टूटती हुई उम्मीदें अचानक रोशनी में बदल गईं, और बरसों से संभाली हुई उसकी आखिरी मजबूती भी उसी पल टूट गई। आंसू बहते हुए वो रुंधी आवाज में बोली, ये मेरी कल्पना नहीं थी। मैंने भारी पलकों को उठाने की कोशिश की। धुंधली नजर के बीच उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। रेन तुरंत हरकत में आ गई। उसने बेडसाइड कॉल बटन जोर से दबा दिया। अलार्म बजते ही मेडिकल स्टाफ अंदर दौड़ पड़ा। पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रिपेयर करो। कुछ लोग वाइटल्स देखने लगे, कुछ ईकेजी मॉनिटर करने लगे। एक यंग डॉक्टर ने पेनलाइट से मेरी प्यूपिल्स चेक की, फिर स्टेथोस्कोप सीने पर रखकर धीरे से पूछा, डेमन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मेरी उंगलियां देखो, कितनी हैं? मेरे कानों में बस चारों तरफ की तेज रिपोर्ट्स गूंज रही थीं। ब्लड प्रेशर डॉट, हार्ट रेट डॉट, प्यूपिल रिस्पॉन्स। मैंने उंगलियां हिलाने की पूरी कोशिश की। मेरे पास खड़ी रेन ने मुंह पर हाथ रख लिया। वो रो रही थी लगातार, लेकिन एक पल के लिए भी उसकी नजर मुझसे नहीं हटी। सारे टेस्ट खत्म होने के बाद स्टाफ धीरे धीरे बाहर चला गया। रेन धीरे से आगे बढ़ी। अब भी यकीन नहीं हो रहा था उसे। उसने बिस्तर के किनारे पर हाथ फेरा और धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। मैं खाली निगाहों से छत को देखता रहा। वो मुझे बिना पलक झपकाए देखती रही। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, वो जाग गया, सच में जाग गया। बहुत देर बाद मैंने धीरे धीरे बैठने की कोशिश की। उसकी तरफ देखा। मेरे होंठ सूखे और फटे हुए थे। मैंने रुक रुक कर पूछा, तुम कौन हो? रेन की पुतलियां कांप गईं। उसके गाल हल्के लाल हो गए। आंसू गिरते रहे, लेकिन होंठों पर मुस्कान आ गई। इतने लंबे इंतजार का फल आखिर मिल गया था। वो कुछ देर चुप रही, खुद को संभाला, फिर बहुत धीरे बोली, मैं रेन हूं। मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठा। मुझे लगा मुझे उसे पहचानना चाहिए, लेकिन दिमाग पूरी तरह बिखरा हुआ था। कुछ देर बाद मैंने पूछा, क्या हमारी शादी हुई है? रेन चुप हो गई। उसकी आंखों में एक साथ 1000 भावनाएं उमड़ पड़ी। उसने अपने हाथ कसकर भींच लिए। लंबे संघर्ष के बाद आखिर बोली, हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मेरे भीतर जैसे बिजली दौड़ गई। मैं अचानक सीधा बैठने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने ये कहा, वो मुड़कर खिड़की के पास चली गई। उसने अपने हाथ के पीछे वाले हिस्से को दांतों से दबा लिया, अपने आंसू रोकने के लिए, अपनी सारी सिसकियां निगलने के लिए। मेरा दिमाग खाली था, गला सूखा हुआ था। मैंने चम्मच उठाकर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पानी ठुड्डी से बह गया। कप पकड़ते हुए हाथ बुरी तरह कांप रहा था। कप हाथ से छूट गया और फर्श पर टूट गया। रेन तुरंत दौड़ी, लेकिन देर हो चुकी थी। मैं अपने कांपते बेबस हाथों को घूरता रह गया। गुस्सा और बेबसी भीतर से फट पड़े। मैंने मुट्ठी उठाकर बिस्तर के किनारे पर दे मारी। रेन ने मुझे डांटा नहीं, बस चुपचाप कपड़ा उठाकर कांच साफ करने लगी, फिर नया पानी लाकर नाइट स्टैंड पर रख दिया। मेरा गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। मैंने कप फिर नीचे गिरा दिया। मेरे सामने मंडराना बंद करो। रेन फिर भी नाराज नहीं हुई, बस टिश्यू लेकर पानी पोंछने लगी। धीरे से बोली, रिहैब अभी बाकी है। जब तुम तैयार हो जाओगे मैं इंतजार करूंगी। मैं पूरी तरह हार गया था उसके सामने। फिजिकल थेरेपिस्ट ने रिहैब शुरू करवाई। हिम्मत रखो, मसल स्ट्रेच करना जरूरी है, तभी मूवमेंट वापस आएगा। मैंने दांत भींच लिए। दर्द से शरीर जल रहा था। मैंने हैंडरेल को कसकर पकड़ लिया। फिर अचानक दर्द से चिल्ला उठा। मैंने डॉक्टर को लात मार दी। बाहर जाओ, सब बाहर जाओ। नर्स दवा देते देते रुक गई। उसने डॉक्टर की तरफ देखा और दोनों बाहर चले गए।
कुछ देर बाद रेन फल लेकर अंदर आई। वो चुपचाप मुझे देखती रही। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम भी निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। उसने बहस नहीं की, बस फल की प्लेट मेज पर रख दी और चुपचाप मुड़ गई। मैंने कड़वाहट से सोचा, फिर वही उसकी खामोश दया भरी नजर। दरवाजा बंद हो गया। कमरा एकदम सुनसान हो गया। मैं फल की प्लेट को घूरता रहा। वो जा चुकी थी, फिर भी भीतर इतना खालीपन क्यों था? तभी गले में भयंकर प्यास उठी। मैंने पानी तक हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। कॉल बटन भी बहुत दूर था। मैं जितनी कोशिश करता उतना ही असहाय महसूस करता, और उसी पल मेरे ऊपर ऐसी कुचल देने वाली बेबसी टूट पड़ी। मैंने अपनी सुन्न टांगों पर मुट्ठियां मार दी और दबी आवाज में फुसफुसाया, क्यों? मेरे साथ ही क्यों? मैंने चादर कसकर पकड़ ली। शर्म, गुस्सा और बेबसी एक साथ भीतर उमड़ पड़े। दिन बीतते गए और मेरा गुस्सा हर दिन और तेज होता गया। एक दिन मैंने कौंजी का कटोरा गिरा दिया और रेन पर चिल्लाया, मैं ये नहीं खाऊंगा, क्या तुम बहरी हो? रेन ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप झुककर फर्श साफ करने लगी। मैं लगातार उस पर बरसता रहा। तुम हो कौन? तुम्हें मुझे कंट्रोल करने का क्या हक है? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। वह सफाई पूरी करके खड़ी हुई। उसके चेहरे पर न चोट थी न शिकायत। उसने बस धीरे से कहा, मैं रेन हूं, मैं वही हूं जो अंत तक तुम्हारे साथ रहेगी। मैंने फिर उसकी दवाइयां उसके हाथ से झटक दी। मुझे हाथ मत लगाओ, क्या मैं तुम्हें जानता भी हूं? रेन चुपचाप गोलियां उठाने लगी। उसने फिर से गर्म पानी भरा और बहुत नरमी से बोली, तुम दवा लेना बंद नहीं कर सकते, ये तुम्हारे ठीक होने के लिए जरूरी है। मैंने गुस्से में ब्रेस उतार फेंका। मुझे तुम्हारी देखभाल नहीं चाहिए। वह धीरे से मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसका हाथ मेरे हाथ पर टिक गया और वो हर शब्द स्पष्ट बोलती रही, जितना समय लगेगा मैं इंतजार करूंगी। उस रात बहुत तेज तूफान था। बिजली की गड़गड़ाहट दिल तक हिला रही थी। मैं सो गया। रेन अस्पताल के छोटे से काउच पर अकेली सिकुड़कर बैठी थी। एक और बिजली कड़की। उसके कंधे बुरी तरह कांप उठे। उसकी आंखों में डर भर गया। वह दबे हुए आंसुओं के साथ रो रही थी। गड़गड़ाहट से मेरी नींद खुल गई। मैंने उठकर उसकी तरफ देखा। धीमी सी सिसकियों की आवाज आ रही थी। मैं ठिठक गया। उसे सच में बिजली और गरज से डर लगता था। वह खुद को कसकर पकड़े रोती रही। मैंने भौहें सिकोड़ ली। मुझे इससे क्या? लेकिन मेरा शरीर खुद ब खुद हिल गया। तेज दर्द सहते हुए मैं बिस्तर से नीचे उतरा। टांगें जमीन छूते ही कांपने लगी। फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा, धीरे धीरे, दर्द के साथ। बहुत देर बाद रेन आवाज से चौंक कर जागी। तब तक मैं उसके पास पहुंच चुका था। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी आंखें फैल गईं। मैंने बहुत धीरे कहा, डरो मत। उसकी आंखों के पीछे भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। मैंने उसे और कसकर थामा, फिर फुसफुसाया, शायद मुझे अतीत याद नहीं, लेकिन मेरा दिल तुम्हें याद रखता है। रेन खुशी से रो पड़ी। उसने दोनों बाहें मेरे गले में डाल दी। उसके आंसू मेरी शर्ट भिगो रहे थे। वो मेरे सीने से लगकर रोती रही और मैं धैर्य से उसकी पीठ सहलाता रहा। धीरे धीरे रिकवरी के दिन गुजरते गए। आखिर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। रेन मुझे व्हीलचेयर में बैल्कनी तक धूप दिखाने ले गई। उसने मेरे कपड़े ठीक किए और मुस्कुराकर पुरानी बातें सुनाने लगी। हम पहली बार एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट में मिले थे। तुमने ब्लैक पेपर स्टेक ऑर्डर किया था और सॉस को ब्लैंड कहकर कंप्लेन की थी। तुम्हारे पास एक पाउस प्लांट भी था जो आधा समय मरा हुआ लगता था। वो यादें सुनाती रही, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल खाली था। एक भी तस्वीर वापस नहीं आ रही थी। मैं भीतर से झुंझला उठा। रेन को मेरे अंदर का तूफान दिखाई नहीं दिया। वह धीरे धीरे गुनगुनाते हुए बैल्कनी के पौधों में पानी देने लगी। मैंने पूरी ताकत से याद करने की कोशिश की और तभी एक धुंधला सा टुकड़ा चमका। मैं अनजाने में बुदबुदाया, सिस्टम। रेन का हाथ वहीं रुक गया। फूलों को छूती उसकी उंगलियां ठहर गईं। मैंने रुक रुक कर पूछा, क्या वो एक बिल्ली थी? मेरे सपने में फूली हुई पूंछ वाली एक बिल्ली। रेन के होंठ हल्के कांपे। उसकी आंखों से आंसू फिर बह निकले। वह चुपचाप आंसू बहाती रही। मैं आगे झुका। मेरी आवाज बेचैन थी, रेन, आखिर वो सिस्टम क्या था? मुझे बताओ। रेन की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात बेडरूम में वापस आकर मैं हेडबोर्ड से टिक गया। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, सिस्टम के बारे में और हमारे अतीत के बारे में। रेन ने अपनी ड्रेस का किनारा कसकर पकड़ा और आखिरकार जैसे कोई फैसला कर लिया। वह ड्रेसर के पास गई, दराज खोली और उसमें से एक छोटा सा भालू के आकार का टिन बॉक्स निकाला। वह धीरे धीरे बिस्तर के पास आई। उसे देखते ही मैं अनजाने में आगे झुक गया। उसने उंगलियां टिन की सतह पर हल्के से फेरी, फिर धीरे से उसका ढक्कन खोला। अंदर कई यादगार चीजें थीं और उनके बीच एक चिट्ठी रखी थी जो सिस्टम छोड़ गया था। रेन की उंगलियां उस कागज को छूते ही मेरे भीतर एक झटका सा दौड़ गया। उसने चिट्ठी उठाई और धीमे से बोली, यही सिस्टम है। एक नीली बिल्ली। मेरे भीतर भावनाओं का तूफान उठ गया। वही था। मेरे सपने वाली पूंछ रेन की आवाज भर्रा गई जब उसने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। उसने लिखा था कि वो एक लकी कैट है। मैंने वो चिट्ठी बार बार पढ़ी और बहुत गहराई में दबी यादें अचानक लौटने लगीं। सिस्टम का खेल खेल में किताब कुतरना, मेरा अस्पताल की छत पर खड़ा दूर देखना, रेन का सोडा कैन की टैप बढ़ाकर मुझे प्रपोज करना,
और रोशनी में चमकता वह खंजर। मैंने तुरंत रेन को अपनी बाहों में खींच लिया, उसे कसकर पकड़ते हुए। मैंने चेहरा उसके कंधे में छिपा लिया और आंसू चुपचाप बहते रहे। मैं बार बार बस यही दोहराता रहा, मुझे माफ कर दो। रेन समझ गई कि मेरी सारी यादें लौट आई हैं। उसने भी मुझे उतनी ही मजबूती से पकड़ लिया। मैंने कांपती आवाज में स्वीकार किया, मैं इस दुनिया का नहीं हूं। मैं यहां एक मिशन के लिए आया था। तुमसे प्यार करना उस मिशन का हिस्सा था, लेकिन वो प्यार सच भी था। रेन ने धीरे से जवाब दिया, मुझे पता है। मैं चौंक गया, पीछे हटकर उसकी ओर देखा। मेरी आंखें हैरानी से भरी थीं। वह कुछ देर चुप रही, फिर मेरे कंधे पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे उसी दिन समझ आ गया था जब तुम मेरे लिए उस ट्रक के सामने कूद पड़े थे। कोई इंसान किसी को इस तरह नहीं बचाता, और बुखार में मिशन और करप्शन मीटर की बातें भी नहीं करता। वो हल्का सा मुस्कुराई, मैं बस दांव लगा रही थी कि तुम्हारी असली भावनाएं तुम्हारे मिशन से थोड़ी सी ही सही, लेकिन ज्यादा मजबूत होंगी। गिल्ट की लहर मेरे अंदर भर गई। मैं टूट कर रो पड़ा, उसे और कसकर पकड़ते हुए। रेन ने धीरे धीरे मेरी पीठ सहलाई। मैंने धीमी आवाज में पूछा, तुमने वो 3 साल कैसे बिताए? रेन की आवाज बहुत नरम थी। मैं हर दिन तुमसे बात करती थी, तुम्हें खबरें पढ़कर सुनाती थी, उस बूढ़े विक्टर की शिकायतें भी करती थी। डॉक्टर कहते थे कि तुम सुन नहीं सकते, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया। उसने मेरी ओर देखा। मैं खुद से कहती थी कि तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी यादें लौट आई थीं। रेन आखिरकार सुरक्षित थी, और कहीं बहुत दूर सिस्टम ने जैसे चैन की सांस ली। उसकी बरसों की चिंता आखिर शांत हो गई। रेन ने अचानक चौंक कर पूछा, क्या वो सिस्टम था? मैंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन तब तक सिस्टम जा चुका था। 5 साल बाद मैं और रेन अपनी बेटी ग्रेस के साथ फर्श पर बैठे ब्लॉक्स बना रहे थे। आज ग्रेस का जन्मदिन था। छोटी सी लड़की सजी धजी हुई थी और बड़े ध्यान से अपने ब्लॉक्स जमा रही थी। टेबल पर जन्मदिन का केक रखा था। वह खुशी से घूमी, आंखें बंद करके विश मांगी, मोमबत्तियां बुझाईं और ताली बजाने लगी। रेन ने नैपकिन से उसका मुंह पोंछते हुए कहा, धीरे ग्रेस, कहीं गले में अटक न जाए। मैं मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के बाल सहलाने लगा। ग्रेस ने स्ट्रॉबेरी का एक टुकड़ा खाया, फिर अचानक खिड़की की ओर देखने लगी। वह हाथ में फोक लिए खिड़की तक गई और बाहर इशारा किया, मम्मी, डैडी, देखो एक मोटी बिल्ली। उसकी आंखें कितनी चमक रही हैं, बिल्कुल मेरी पिक्चर बुक जैसी। मैं और रेन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, फिर बाहर देखा। मैंने ग्रेस के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वो एक लकी कैट है, वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद लेकर आया है। ग्रेस खिलखिलाई और फिर वापस अपने ब्लॉक्स में खो गई। खाना खत्म होने के बाद रेन अकेली बालकनी में चली गई। उसकी आंखों में हल्की सी उदासी थी। मैं उसके पीछे गया, उसके पास खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर पीछे से उसे बाहों में भरते हुए धीरे से कहा, सब कुछ अब बीत चुका है, हम ठीक हैं। रेन ने सिर हिलाया, हाँ, हम सच में ठीक हैं। उसी वक्त ग्रेस अपना बनाया हुआ ब्लॉक वाला किला उठाए हमारी ओर दौड़ती हुई आई। मम्मी, डैडी, मेरा किला देखो। रात धीरे धीरे उतर आई। मैं अकेला स्टडी रूम में गया और न्यूरोलॉजी की एक किताब निकालकर पलटने लगा। किताब मेरे हाथ से फिसल गई और फर्श पर गिर पड़ी। उसके बैक कवर पर एक छोटी सी चंचल बिल्ली बनी हुई थी। मैं एक पल के लिए रुक गया, फिर झुककर उसे उठाने लगा। जैसे ही मेरी उंगलियां उस कवर से छुईं, मुझे लगा मानो उसमें कोई जीवित गर्माहट हो। मैंने धीरे धीरे किताब खोली, और वहां एक छिपा हुआ सरप्राइज मेरा इंतजार कर रहा था, जिसे सिस्टम ने चुपचाप मेरे लिए छोड़ दिया था। जैसे ही मैंने शब्द पढ़े, मेरी आंखें फैल गईं। पन्ने पर लिखी लिखावट बचकानी और शरारती थी। मेरे बेवकूफ होस्ट और उसकी जिद्दी पत्नी के नाम। इस बिल्ली ने सच में नियम तोड़ दिए। सर्जरी के दौरान उस 1000 में एक वाले चमत्कार को खरीदने के लिए मैंने अपने सारे पॉइंट्स और अपनी सारी ऊर्जा जला दी। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। ये बिल्ली बस तुम दोनों को रोते हुए नहीं देख सकती थी, साथ साथ बूढ़े होना, ठीक है? हमेशा के लिए तुम्हारा सिस्टम। हर शब्द मेरे दिल में उतरता चला गया। मेरी आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। मैंने किताब को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। उसी समय रेन मुझे ढूंढते हुए वहां आ गई। उसने पीछे से चुपचाप अपनी बाहें मेरी कमर के चारों ओर लपेट दी, अपना सिर मेरी पीठ से टिकाया, और उसके आंसू भी चुपचाप गिरने लगे। आने वाले सारे वर्षों में सिस्टम की दी हुई हर आखिरी दुआ जैसे हमारे साथ रहने वाली थी। हमारा भविष्य अब शांत, सुरक्षित और हर साल पहले से ज्यादा पूरा होने वाला था। किसी दूसरी दुनिया की एक तंग गली में सुनहरे बालों वाला एक युवक खुद को 3 महिला गुंडों से घिरा हुआ पाया। वो पूरी तरह परेशान होकर बोला, देखो, मुझे सच में बिल्ली नहीं चाहिए। उनकी लीडर ने भौं उठाई और सीधा अल्टीमेटम दे दिया, तो फिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। उसकी बाहों में पकड़ी बिल्ली ने आलस भरी म्याऊं की आवाज निकाली। वो कोई और नहीं बल्कि दोबारा जन्मा हुआ सिस्टम था। सुनहरे बालों वाला लड़का जम गया, फिर हार मानते हुए बोला, ठीक है, मैं बिल्ली ही ले लेता हूं। लीडर ने बिल्ली उसके हाथों में ठूंस दी और जाते जाते उसके कंधे पर हल्का सा धक्का मारा।
और इस तरह एक नई कहानी की शुरुआत हो गई।